सुपरनैचुरल क्राइम्स। क्या आपको लगता है कि जब भी मैं ये नाम बोलता हूँ या फिर जब भी मैं अपने शो का नाम दोहराता हूँ तो इससे हमें दो पहलू सामने आते हैं। या तो जो क्राइम हुआ है वो कोई सुपरनैचुरल हो सकता है या नेचुरल हो सकता है, लेकिन अगर कोई क्राइम है तो उस क्राइम में खून भी होगा। एक ऐसा पहलू जिसको सोचकर हर इंसान घबराता है। हर इंसान को ये लगता है कि किसी और का खून ना निकले या उसका खुद का खून ना निकले। कोई अपराधी भी होता है तो वो भी ये सोचता है कि उसका खुद के खून में कोई दिक्कत ना हो या कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए कि जिससे उसका खुद का खून निकले। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा अगला ऑडियो लॉग है उसमें लॉयर्स की वोकल्स को सुन के मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे अपराधी के बारे में बताया जिसको खून से प्यार था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे खून पीना पसंद था, पर उसे खून से प्यार था। उसे खून से फोबिया नहीं था। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खून से बहुत ज्यादा फोबिया होता है, वो डर जाते हैं या फिर वो लोग अपना ही खून देखकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किलर था वो लोगों को इसलिए नहीं मारता था कि उसकी कोई निजी दुश्मनी थी या कुछ ऐसा। वो सिर्फ इसलिए मारता था क्योंकि उसे खून देखना था, उसे खून इकट्ठा करना था। चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और उसके बाद डिकोड करते हैं इस पूरे रहस्यमयी केस को अपने तरीके से। केस नंबर 12। ये केस आज तक के जितने भी पुलिस रिकॉर्ड रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा अजीब केस था। इस केस में एक साधारण सा डिलीवरी बॉय रज्जू, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। वो लोगों को मारता था अपनी खुशी के लिए और उसके बाद वो उनके शरीर से खून का कतरा निकाल लेता था, जैसे उसको खून इकट्ठा करना हो। सिर्फ लोगों को मारने तक ही उसका ये जुनून सीमित नहीं था। खून इकट्ठा करने का ये जुनून उसके अंदर बचपन से ही था। साथ ही साथ उसने हजारों लोगों के खून के सैंपल्स इकट्ठा करे और ब्लड बैंक में भी चोरी करी। उसका ऐसा मानना था कि वो खून को कलेक्ट करके अपनी माँ को चढ़ाता है, काली माँ, जिनकी छवि हम अक्सर तांत्रिकों के पास देखते हैं। काली माँ हम सबके लिए पूजनीय है, पर क्या वो सच में खून मांगती हैं? इस केस के एंड में जस्टिस तो हो गया, पर सवाल मेरा न्याय के प्रति ये है कि क्या सच में कोई भगवान खून मांगते हैं या किसी तरह की साधना में खून का प्रकरण होता है? जिस तरह से आपने ये ऑडियो लॉग सुना, रज्जू एक ऐसा शातिर डिलीवरी बॉय था जिसने बहुत सारे लोगों को मारकर उनका खून इकट्ठा किया। दरअसल पुलिस को इस पूरे के पूरे मामले की जांच करने में 2 साल लग गए, क्योंकि कोई भी ठोस प्रूफ मिलता ही नहीं था। वो एक अनप्रोफेशनल किलर था, ये तो कंफर्म था। पुलिस का ये मानना भी था कि वो कोई पेशेवर हत्यारा नहीं है, पर उसके खून के जुनून ने उसे पेशेवर हत्यारा बना दिया। चलिए पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से हम एक एक कत्ल को डिकोड करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इस पूरे के पूरे रहस्य का खुलासा हुआ कैसे कि वो खून लेकर जाता था। वो एक साधारण सा 22 वर्षीय डिलीवरी बॉय था, दिखने में बाहर से बिल्कुल चुप लेकिन अंदर उतनी ही ज्यादा चीख। पहला कत्ल होता है गली के एक मोहल्ले में। रज्जू की ड्यूटी के दौरान रात में वो अंधेरी गली से गुजरते समय एक बुजुर्ग को देखता है और उसका पीछा कर लेता है। अचानक से पीछे आकर वो दुकान की नुकीली लोहे की रॉड से उस बूढ़े इंसान को बेवजह मारता है। उसका इरादा सिर्फ एक ही था, खून करना नहीं, खून इकट्ठा करना। उसने एक खाली पानी की बोतल में खून डाला और उस हादसे को अंधेरी गली में ही बहुत कुशलता से अंजाम दे दिया, लेकिन थोड़ा अनप्रोफेशनली। इसके बाद दूसरा कत्ल हुआ। उसने पसंदीदा साइकिल रूट पर अकेले चल रहे एक नशेड़ी युवक को झूठे बहाने से बुलाया और बोला कि उसे कहीं का रास्ता पूछना है। जैसे ही वो इंसान उस रास्ते को बताने के लिए अपनी उंगली उठाता है, चूंकि वो नशे में होता है इसलिए उसे खुद भी पता नहीं होता, रज्जू तुरंत उस आदमी के पीछे जाता है और उसके गले में पड़े टॉवेल को ठीक से स्ट्रैप से पकड़कर उसका गला कस देता है और एक चाकू उसके दिल में बुरी तरीके से घोंप देता है। उससे जो खून निकलता है उसे वो एक कटोरी में कलेक्ट करता है और वो इसी से खुश हो जाता है। इंसान को वहीं छोड़ देता है तड़पने के लिए, मरने के लिए, और कोई भी निशान उसका मिलता नहीं। तीसरा कत्ल एक ट्रक ड्राइवर का होता है जो रात में चाय के ठेले पर उससे मिलता है। रज्जू उसे बहकाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खाना फ्री दूंगा। जैसे ही ड्राइवर अपना अगला शब्द कहता है,
वो ड्राइवर के मुंह में चाकू मार देता है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ हाथापाई करता, वो बुरी तरीके से उस चाकू को उसकी आंखों में घोंपता ही चला जाता है। फिर रज्जू बड़ी सावधानी से खून बना आखिरी बोतल पत्थर के जार में भरकर अपनी तरफ ले जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रज्जू आखिरकार ये कर क्यों रहा था। खैर, इसके पीछे की भी एक कहानी है। रज्जू की हत्याएं खून कलेक्ट करने की उसकी हॉबी नहीं थी, बल्कि उसके देवी पूजन का एक हिस्सा थी। गांव के पुराने मंदिर के पास में एक पुरानी चौखट थी जहां मां काली की मूर्ति थी। स्थानीय मान्यता के अनुसार मां काली रुधिरपान प्रिय है, यानी कि उन्हें खून पीना पसंद है। लेकिन सिर्फ पुराने ग्रंथों के अनुसार खून गिरते ही वो खून खा जाती थी ताकि रक्त बूंद जमीन पर ना गिरे। ठीक वैसी ही कहानी जैसे रक्त बीज की थी। एक ऐसा असुर जिसे जितना मारो उसका खून उतना जमीन पर गिरता और उतने ही रक्त बीज पैदा होते। फिर मां खून पीने लगी उस रक्त बीज का और आखिरकार उसका संहार किया। तब से वहां के लोगों का यह मानना है कि जितना भी खून होता है वो मां को प्रिय होता है। रज्जू अब लगातार शहरों में डिलीवरी करता करता अलग अलग जगह से खून कलेक्ट करने लगा था, पर पुलिस के पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। पुलिस को उस पर शक तक नहीं था क्योंकि वो एक डिलीवरी बॉय था। पर धीरे धीरे वो खून को चोरी करने वाला इंसान, उसकी प्यास और बढ़ती चली गई। उसने अब चोरी करना शुरू कर दिया ब्लड डोनेशन कैंप में। रज्जू इस बार एक ब्लड डोनेशन कैंप में जाता है और वहां पर जब वो ब्लड दे रहा होता है तो वो तैनात स्टाफ को एकदम से झटके में हटा देता है, ये बोलकर कि उसे दर्द हो रहा है। फिर वो चुपके से 50-60 ब्लड पाउच निकालकर अपने थैले में रख लेता है। उनसे लड़ता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है और लोगों को लगता है कि सिर्फ एक नॉर्मल लड़ाई हुई। इसके बाद उसने इन्हें शहर के एक गुमनाम लैब में चढ़ा दिया जो ब्लड को ग्लास की बोतलों में भरकर गांव के पुराने मंदिर में पहुंचा देती थी। चोरी नंबर 2, स्थानीय ब्लड बैंक। रज्जू एक बड़े सरकारी ब्लड बैंक में घुसता है। वो किसी तरीके से लैब टेक्नीशियन से उसे पैसा देकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है और उसके बाद सीसीटीवी को अनइंस्टॉल करके वो ब्लड फ्रिज की चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह उसने 2 250 ml के ब्लड पाउच चोरी किए और साथ ही कमरे में रखे कुछ प्लाज्मा बैगों को भी निकलवा दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने प्लाज्मा बैगों को एक कोल्ड बॉक्स में छुपा दिया और रोशनी गुम होने पर तेजी से वहां से निकल गया, जैसे कोई साइंटिफिक व्यक्ति ऑपरेशन में निकलता है। अगर मैं इस केस की तुलना कुछ ऐसे रियल केसेस से करूं जो बहुत ज्यादा भयानक थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मकराना रक्तदान कैंप से 255 यूनिट रक्त चोरी का मामला, जिसमें स्टाफर और असिस्टेंटों ने ब्लड पाउच को छुपाकर अगले शहर में बेचने की योजना बनाई थी, ऐसा भी हुआ था। उसी के साथ साथ जयपुर के जेके लॉन हॉस्पिटल में प्लाज्मा चोरी में लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्लाज्मा इकाइयों को चोरी कर निजी अस्पतालों को बेच दिया था। रज्जू भी इन्हीं तरीकों को अपनाकर स्टाफ की भूमिका में अपनी जानकारी का दुरुपयोग करता है और खून को चुपके से बिना रिकॉर्ड के चुरा लेता है, कभी टेक्नीशियन को अपना सहारा बनाकर तो कभी खुद टेक्नीशियन बनकर। रज्जू अब सिर्फ एक खूनी नहीं बल्कि एक ब्लड बैंक की चोरी को भी अपने विध्वंसकारी पूजा का हिस्सा बना चुका था। दिल्ली के सेंट्रल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल वर्मा को रज्जू के गांव में संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलती है। गांव वाले मासूम पशु खून की आपूर्ति की बात कर रहे थे। पुलिस को बताया गया कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाला खून केवल जानवरों का है, इंसानों का नहीं। पर इंस्पेक्टर वर्मा इस बात को मानने से तैयार नहीं थे। उन्हें एक लीड मिली अगस्त कपिल अस्पताल से। वहां से रक्त बैंक का डेटा लीक हो गया था। उसके रिकॉर्ड में अलग अलग जगह पर ब्लड पाउच का ट्रांसफर दिखा। गांव की जगह पर खून भेजा गया था जो लंबे समय तक ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी थी। 2 गांव वालों में अल्ट्रासाउंड खून लिखा गया था जिसमें पाया गया कि रेजिडेंट ब्लड नहीं बल्कि फेवरिन और ग्लाइकोलिपिड्स की मात्रा असामान्य थी। ये स्पष्ट चिन्ह थे कि ये मानव खून के अंश थे, पशुओं के नहीं। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जुड़ाव भी था। इंस्पेक्टर वर्मा ने रात में ब्लड बैंक और गांव के मंदिर की नजदीकी कैमरों की फुटेज देखी। एक शख्स रज्जू को देखा गया जो कोल्ड बॉक्स के साथ ब्लड बैंक से निकलता हुआ आगे मंदिर की गुफा की ओर जाता जा रहा था। नियत समय पर मंदिर में खून गिराने के समय पुलिस ने वहां फंसे स्मेल विश्लेषण ऑडोर एनालिसिस से मानव खून की गंध पाई। तकनीकी रूप में फॉरेंसिक ने यह साबित किया कि यह खून पशु नहीं बल्कि इंसान का था।
पर ये सारी की सारी चीजें सामने आने पर भी लोग मान नहीं रहे थे। मंदिर के पुजारी कहते रह गए कि ये जानवरों का खून है। पंडित जी कहते हैं कि गाय का खून नहीं होगा, भैंस का होगा। लेकिन प्रयोगशाला और फॉरेंसिक के सबूत सब कुछ उजागर कर देते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा और उनकी पूरी टीम थी वहां पर। उन्होंने गांव वालों से हर तरह से बात करी, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। रज्जू को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी की पूरी थी, लेकिन कोई मानने को तैयार तो हो कि रज्जू ने ऐसा किया है। जब पुलिसगण निरस्त्र वहां पहुंची तो गांव वाले रज्जू के बचाव में एक सुर करने लगे और वो कहने लगे कि रज्जू तो सबका डिलीवरी करता है, मासूम है, हमारी देवी ने उसे चुना है। खून तो पशु के खून का प्रयोग होता है, इंसानी नहीं। पुलिस को गांव की आस्था में दखल नहीं देना चाहिए। उनके आघोष से यह पता चल रहा था कि कुछ लोग पारंपरिक मान्यताओं से इतने उलझे हैं कि वैज्ञानिक प्रमाणों को अनदेखा करने के लिए वो तैयार थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने उसी समय एक क्लासिक मोड़ लिया। इंस्पेक्टर वर्मा के पास एक पोर्टेबल ATR FTIR स्पेक्ट्रोमीटर था जो रेंज में मानव और पशु रक्त फैब्रिकेशन में विभेद करता था, यानी बताता था कि ये मानव रक्त है या फिर पशु रक्त है। उन्होंने 3 संदिग्ध ब्लड सैंपल्स मंदिर गुफा से, ब्लड बैंक से और गांव जंगल से साइट पर स्कैन कराए। मशीन ने स्पष्ट संकेत दिए कि ये मानव रक्त है, पशु नहीं। संकेत स्वरूप प्रतिक्रिया और आकृति की पुष्टि हुई। उसके बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने RSID हेमाट्रेस किट का प्रयोग करा, जो खासकर मानव रक्त गुणसूत्र यानी ग्लाइकोफोरिन A इसकी पहचान कराता है। टेस्ट भी पॉजिटिव निकला, मतलब ये ब्लड केवल इंसान का हो सकता है। DNA प्रोफाइलिंग भी करी। इसमें इंस्पेक्टर वर्मा ने गांव के कुछ कंठस्थ व्यक्तियों के नमूने से उस ब्लड को मेल खाता पाया। जैसे ही DNA मैच खाया, गांव के 4 लोगों के ब्लड सैंपल उससे मैच हो गए। ये साबित करना था कि ये इंसानी ही नहीं बल्कि लोगों का स्वयं का खून था। वैज्ञानिक सत्य ने गांव वालों की आस्था को हिला कर रख दिया। माँ काली ने हमें गवाही दी थी, कहने वालों को भी रेड फ्लैग दिखने लगे, लेकिन ये तो इंसानी खून था। गांव वाले इस बात को अब धीरे धीरे मानने पर मजबूर हो रहे थे, क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा ने हर तरीके से प्रूव कर दिया था। पुलिस और स्थानीय मीडिया ने गांव का एक रैपिड DNA और इम्यूनो रिपोर्ट वायरल करवा दिया। आस्था प्रवक्ताओं की ऊंची आवाजें अचानक से खामोश हो गई। पोर्टेबल ATR FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी परिसर में पूरी तरीके से सच साबित हो गया। ह्यूमन हेमोग्लोबिन इम्यूनो टेस्ट हेमाट्रेस मानव स्पेसिफिक रक्त की तुरंत पुष्टि कर देता है। DNA प्रोफाइलिंग व्यक्तियों के नमूनों से डायरेक्ट मेल खा रही थी। ये सबसे बड़ा प्रूफ था। इन सारे प्रूफ के जरिए गांव वालों में जितना भी अंधविश्वास फैला था वो सब का सब खत्म होता नजर आ रहा था और पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है रज्जू को। उसके बाद रज्जू और उसके गांव वालों समेत सभी इंसानों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मुख्य आरोपी होता है रज्जू। न्यायाधीश महोदय कहते हैं, रज्जू, आप पर हत्या और रक्त चोरी के गंभीर आरोप हैं। क्या आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं? रज्जू शांत होकर कहता है, मैं बेगुनाह हूं, मैं पूजा कर रहा था, हत्या नहीं। इसके बाद डिफेंस पक्ष से 3 लोग सामने आते हैं, क्योंकि रज्जू की फैन फॉलोइंग भी तो ज्यादा थी, यानी कि उसके गांव में उसे चोजन वन बोलते थे। एडवोकेट रेखा सिंह सामने आती हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक वकील होती हैं। वो कहती हैं, डिफेंस पक्ष से, मेरा नाम है रेखा सिंह। जज साहब, ये मुकदमा ये सिद्ध नहीं करता कि रज्जू ने किसी को जानबूझकर मार डाला। उसके मन में एक तालमेल का विकार है। वो रक्त की तीव्र उत्तेजना के लिए अचेत रूप से आकर्षित होता है, जैसा कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी कहती है। सेक्शन 45 के अनुसार हम जो मान रहे हैं वो लीगल इंसैनिटी की सीमा में है, मींस इरादे से नहीं है। वो अपने संवेगों के अधीन था। ये कहने के बाद वो कटघरे से उतर जाती हैं। दूसरे आध्यात्मिक वकील वहां पर आते हैं, एडवोकेट देवेंद्र ठाकुर। वो कहते हैं, माता काली के पूजन में ब्लड ऑफरिंग को मानव रक्त मानने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। गांव के धार्मिक रीति रिवाज में उसे पशु रक्त से जोड़कर संरक्षित रखा गया था। रज्जू को चुना हुआ मानते हुए गांव वालों ने उसकी नैतिक क्षमता को नहीं खोया। पूजा में आस्था और अपराध, इन दोनों की नियत में अंतर है। और फिर एक सामान्य वकील आते हैं डिफेंस से, एडवोकेट मणि वर्मा। वो कहते हैं, हत्याएं यदि हुई भी हैं तो उनमें छुपा उनका ज्ञानात्मक विकृति ही रज्जू को अपराध से मुक्त कर सकता है। हम मांग करते हैं कि आरोपी पर अस्पताल भिजवाने और मनोवैज्ञानिक जांच कराने की अनुमति दी जाए। फिर राज्य की ओर से हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर आते हैं। वो कहते हैं, महोदय, अपराध मुख्यतः मानव ब्लड चढ़ाई में है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से सिद्ध है।
प्रस्तुत सबूत ब्लड स्पेक्ट्रोस्कोपी रिपोर्ट, मशीन स्कैन जिससे सभी नमूनों में केवल मानव रक्त की पुष्टि हुई है। नमूने पशु रक्त से बिल्कुल अलग मानव खून का संकेत देते हैं। हेमाट्रेस टेस्ट जो केवल मानव हेमोग्लोबिन को पहचानता है, उसके सभी नमूने पॉजिटिव मिले हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग मिली भगत शवों और गांव वालों की प्रतिक्रिया से मेल खाया। व्यक्ति विशेष प्रमाणित हुए। एक ऐसा केस भी था जहां पर डीएनए और खून के माध्यम से यह बताया गया था कि वो इंसान दोषी है। इस तरीके से वहां पर तर्क का टकराव होता रहता है। मनोरोग विशेषज्ञ रेखा सिंह कहती हैं कि यदि मानसिक विकृति सिद्ध होती है तो ये सबूत कमजोर होंगे, क्योंकि ये आंदेशित रूप से पूरे अनुपस्थित हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं, मन की स्थिति कार्य को बदलती नहीं है। रज्जू खुद सक्रिय था, उसने तैयारी की, चोरी की, खून चुराया और संग्रह किया। फिर हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर कहते हैं, मानसिक स्थिति सहायक हो सकती है पर यही आरोपी को विडंबित बनाती है। उसकी पूजा रूपी चीजों में इंसानों का खून चढ़ाना प्रीमेडिटेटेड और मेथोडिकल है। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट कहती है, साक्ष्यों की गुणवत्ता जबरदस्त है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इम्यूनोटेस्ट, डीएनए और तीसरा पक्षी मेडिकल बोर्ड। मानसिक स्थिति की दलील मान्य है, लेकिन परीक्षण के लिए मनोविश्लेषण जरूरी है। ये इस मामले की गंभीरता है। अभियुक्त को तुरंत जेल भेजा जाता है और 30 दिन के मेडिकल बोर्ड में इनकी जांच होगी। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट स्थगित की जाती है। 30 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती, बस पुलिस अपने सबूत जुटाने में इकट्ठा रहती है। 30 दिन के बाद दूसरा ट्रायल होता है। न्यायाधीश महोदय कहते हैं, गांव वाले कह रहे थे कि पूजा थी, देवी ने उसे चुना, पर डॉक्टर, गवाह और फॉरेंसिक साक्ष्य इस अंधविश्वास को वैज्ञानिक क्षेत्र से बाहर ढकेलते हैं। डिफेंस वकील बार बार ये कह रहे होते हैं कि उनके पास धार्मिक प्रेरणा थी, कोई हत्या की उद्देश्यपूर्ण योजना नहीं। उन्होंने मैकनॉटन नियम का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वो ईश्वरीय आदेश के अधीन था। हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर कहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहियों को फिर से दोहराया जाए, हेमाट्रेस, डीएनए की पुष्टि की जाए। ये सब मानव रक्त को ही पुष्टि करता है, कोई पूजा या उत्सव नहीं। न्यायाधीश महोदय अंत में कहते हैं, यदि ये सिर्फ भावना या पूजा होती तो वो वैध आस्था होती, लेकिन आपने इंसानों का खून चढ़ाया, वो भी योजनाबद्ध तरीके से। इंसानी हत्या पूजा का नाम लेकर भी अपराध ही बन जाती है। अदालत की दलीलों में इस दौरान जितनी भी दुनिया होती है वो सब हैरान होती है कि क्या ये मानवीय हत्या है या फिर कोई आध्यात्मिक कृत्य। न्यायाधीश महोदय कहते हैं, कोर्ट अंधविश्वास या धर्म से अल्प नहीं पड़ता, यहाँ पर वैध और अवैध का परीक्षण होता है। उसी समय रज्जू अदालत में तुरंत चिल्लाकर कहता है, आप मुझे नहीं समझते, माँ काली ने मुझे चुना है। न्यायाधीश महोदय तुरंत जवाब देते हैं कि ये कोर्ट कोई आध्यात्मिक मंच नहीं, ये कानून का मंदिर है। देवी पूजा आपको आपकी मानवता और नैतिकता से ऊपर नहीं उठा सकती। रज्जू का ये कोर्ट में जवाब अदालत की गरिमा का उल्लंघन था। इसके बाद न्यायाधीश महोदय ने तीनों कारकों को आधार बनाकर मृत्युदंड सुनाया। रज्जू की स्पष्ट पूर्व नियोजित हत्या और खून की चोरी मानव जीवन का अंधाधुंध अपमान, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है। आपराधिक मानसिकता, उसने जानबूझकर मानव खून एकत्रित किया, ये स्पष्ट अपराध है, न कि मानसिक भ्रम। और अदालत की अवहेलना, उसकी टिप्पणियां और अदालत का अपमान, यह न्याय क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन है। अदालत कहती है कि रज्जू को फास्ट ट्रैक अनुमोदन समेत उत्तम विचाराधीन मृत्युदंड सुनाया जाता है। उसके अपील के 7 दिन दिए जाते हैं। कोर्ट की गरिमा पर चोट और रेयर केस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अदालत रज्जू को मृत्युदंड की सजा सुनाती है। अब अगर मैं इसे एक अघोर पंथ के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ के परे हैं। रज्जू की अंधेरी पूजा भी शायद विकृत अघोर पंथ का एक उदाहरण थी, जहां मानव रक्त को शिव शक्ति की ऊर्जा का वाहक माना जाता है और उसका संग्रह करके रज्जू शायद चढ़ाता था। ये क्रम अघोर तंत्र के गूढ़ सिद्धांत जैसे कि अस्तित्व पवित्र अनुष्ठान का एक छोटा सा उदाहरण है। काल रात्रि और छिन्न मस्तिका, काल रात्रि रूप जहाँ जीवन ऊर्जा सिर्फ रक्त प्रवाह के रूप में ही मानती है, उस दृष्टि से रज्जू की श्रद्धा उसके कठोर विचारों में प्रकट हो रही थी। और छिन्न मस्तिका माता जहाँ पर वो अपना ही खून लोगों को पिलाती हैं, यहाँ से शायद रज्जू के दिमाग में और ज्यादा चीजें भर गई होंगी कि वो एक साधक है और वो खून इकट्ठा करके अगर वो माँ को चढ़ाएगा तो शायद खुद माँ का गण बन सकता है। अघोर तंत्र अत्यंत आक्रामक साधन हो सकते हैं। मृत्यु, रक्त, शव, इन पर साधना जीवन रहित यात्रा तक ले जा सकता है। पर अगर साधक प्रेम करना और विवेक को अपनाए तो शायद वो ठीक राह पर जा सकता है। पर रज्जू उसका उल्टा था। रज्जू हर तरीके से अघोर के विच्छेद कर रहा था, उसके पैरामीटर को तोड़ रहा था, क्योंकि
ऐसी कोई भी चीज अघोर में नहीं आती कि आप किसी निर्दोष की बलि देकर एक माँ को चढ़ाएं और उससे आप माँ के गढ़ बन जाएं। अगर मैं आपको अपना एक प्रमाण दूं तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि मैंने जितने भी अपने केसेस देखे हैं या फिर जितने भी अघोर अनुष्ठान देखे हैं, उसके अंतर्गत जो खून चढ़ता है वो मरे हुए पशुओं का होता है, ना कि किसी इंसान का होता है। रज्जो शायद खुद को माता का एक गण समझ रहा था। जिस तरीके से छिन्नमस्तिका माता की अगर आप फोटो देखेंगे तो उसमें उनकी दो अलग अलग गणिकाएं हैं, वर्णिणी और हरिणी, जो माता से कहती हैं कि मुझे भूख लग रही है और माता अपने ही नाड़ियों से ब्लड को निकालकर उनको पिलाती हैं। शायद रज्जू ने इस चीज को बहुत ज्यादा गहराई से समझ लिया होगा और वो खुद माँ का एक गढ़ बनना चाहता होगा अपनी भक्ति के चक्कर में। इस वजह से वो लोगों का खून कर रहा था और माता की प्यास बुझाने के लिए खून इकट्ठा करके उस मूर्ति पर चढ़ाता था जहाँ पर सब लोग उस जगह पर चढ़ाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि गांव वाले भी इसमें सम्मिलित थे, वो शायद पशु का ही चढ़ाते होंगे, पर इंसान का रक्त चढ़ाना ये रज्जू के दिमाग में कहां से आया, ये मैं आज भी नहीं सोच पा रहा हूँ। इस कहानी का एक अघोर रूप सिर्फ यही दिखाता है कि जब अंधेरा नियंत्रण में ना हो तो वो पूजा से बदलकर हिंसा में बदल जाता है। और अघोर इस चीज को पूरी तरीके से अवैध कहता है, क्योंकि इस तरह की कोई भी शक्तियां या फिर इस तरह की कोई भी सिद्धियां आपको मानव रक्त चढ़ाने से तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। अब यह आपका अपना विवेक है कि रज्जो जो कर रहा था क्या वो एक क्राइम था या फिर वो एक किसी सिद्धि को प्राप्त करने का तरीका। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। कई बार कुछ क्राइम केसेस इतने ज्यादा रहस्यमयी होते हैं कि पुलिस जब उनकी इन्वेस्टिगेशन पर जाती है तो वो खुद भी उलझ जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसे भी प्रूफ देखने को मिले हैं जहां पर पुलिस ये कंफ्यूज हो गई है कि ये कहीं अपना आदमी तो नहीं है जो सबको मार रहा है। आपने किलर्स में कितने अलग अलग तरीके के किलर्स के बारे में सुना होगा। कुछ किलर्स अपना चेहरा छुपाते हैं, कुछ किलर्स अपना चेहरा दिखा देते हैं, तो कुछ किलर जानबूझकर अपनी साइको स्थिति का सहारा उठाते हुए कई सारे लोगों को मार डालते हैं। हर कातिल की अपनी एक अलग सजा है हमारे संविधान में और हर कातिल का अपना एक पहलू, उनका एक पैटर्न। पर क्या होगा अगर पुलिस भी इस पैटर्न को समझ ना पाए, क्रैक ना कर पाए। हमने एक मूवी देखी थी दृश्यम, जिसके अंतर्गत बहुत सारी मिस्ट्री थी। एक लाश जो खुद पुलिस स्टेशन के अंदर छुपा कर रखी गई थी। शातिर चोर इतना तक सोच लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से पुलिस से बचना है, पर कई बार कुछ ऐसा भी होता है जो किलर प्रोफेशन से किलर नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन को इतना मास्टर कर रखा होता है कि जब वो किसी को मारने जाते हैं तो उसमें प्रोफेशनैलिटी अपने आप आ जाती है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई इंसान मैकेनिक है और अगर वो किलर बन रहा है तो वो मैकेनिक की जितनी भी चीजें हैं उनको यूज करके लोगों को मारेगा, और बहुत शातिरता से, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि आखिरकार सामने वाला मरेगा तो कैसे मरेगा, वो भी उसके इक्विपमेंट से। मैंने जब इस ऑडियो लॉग को सुना तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये पहला ऐसा शातिर चोर था जो अपनी प्रोफेशन की आड़ में इतने लोगों को मार रहा था, और पुलिस को इसका शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके काम में, उसके अपने निजी काम में बहुत ज्यादा सफाई थी, जो शायद एक आम प्रोफेशनल किलर के पास भी ना होती। चलिए सुनते हैं पहले इस ऑडियो लॉग को और समझते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। केस नंबर 199। एक प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर स्वरूप सहगल, जिसने 10 लोगों की हत्या कर दी थी किसी तंत्र शास्त्र को मानते हुए। हत्या का पैटर्न हद से ज्यादा वियर्ड था। उसने हर मृतक के चेहरे को अलग अलग तरह से काटकर उन पर प्रोस्थेटिक यूज किया था। मृतक के चेहरे की जगह कभी आधा चेहरा रियल, कभी आधा प्रोस्थेटिक, या उसके ऊपर कभी पूरा ही चेहरा चेंज कर देता था। उसने एक और ऐसा काम किया जिसमें उसने पूरे पुलिस स्टेशन को भ्रमित करके अपने सारे प्रूफ मिटा दिए। क्राइम ब्रांच ने किसी तरह इस केस को पूरी मीडिया के सामने प्रूफ तो किया, पर कोर्ट में आने के बाद असली ट्विस्ट शुरू हुए। एट द एंड उसे डेथ पेनल्टी तो हुई, पर मुझे आज भी लग रहा है कि ये किसी तंत्र का हिस्सा था, क्योंकि रीजन आज तक नहीं पता चला कि किलर ने लोगों के चेहरे क्यों बदले थे। जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, ये खून किसी तंत्र शास्त्र के जरिए हुआ है या फिर
नहीं हुआ है। इसका पूरी तरीके से वर्णन मैं अभी कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केस में तांत्रिक दृष्टिकोण होता तो है, पर शायद वो जो किलर जिसने भी ऐसा किया हो वो शायद किसी और अदृश्य शक्ति के संपर्क में आकर कर रहा हो या किसी इंसान के मैनिपुलेशन में कर रहा हो। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पूरे केस में कि खून होना शुरू कहां से हुए, कहां से पुलिस को ऐसा लगने लगा कि एक प्रोस्थेटिक सर्जन मास्टर ये सारी की सारी चीजें कर रहा था, जिसका असली नाम अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं जानता, लेकिन सब लोग उसे डॉक्टर मृत्यु कहकर बोलते थे। सबसे पहला खून होता है एक शहर के जाने माने राजनेता के ड्राइवर का, जो ब्लैकमेलिंग में लिप्त था। डॉक्टर मृत्यु, मैं अभी इस नाम को ही लूंगा क्योंकि डॉक्टर स्वरूप सहगल ये नाम प्रूफ बहुत बाद में हुआ। पहले एक अननोन किलर जिसे डॉक्टर मृत्यु कहेंगे, उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर मृत्यु ने उस ड्राइवर को खुद को एक नेत्र रोग विशेषज्ञ बताया और ड्राइवर को आंखों की जांच के बहाने क्लिनिक बुलाया। ड्राइवर को चुपके से नशीली गैस से बेहोश कर दिया। इसके बाद कातिल ने उसके चेहरे की हड्डियां तोड़कर उसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया और फिर उस पर प्रोस्थेटिक मटेरियल से एक नकली कांच जैसा पारदर्शी चेहरा लगाया, जो देखने में इंसानी चेहरे से बिल्कुल अलग और भयानक लगता था, जैसे कोई साइंस फिक्शन का कैरेक्टर हो। पुलिस को लाश तो मिली, मगर चेहरा इतना डरावना और इतना अजीब था कि डीएनए टेस्ट तक की जरूरत पड़ गई। जब रिपोर्ट आई तब डॉक्टर मृत्यु अगली वारदात पर निकल चुका था। इसके बाद शहर में होता है दूसरा मर्डर, डबल फेस वाला शव, एक रियल एस्टेट कारोबारी जो महिलाओं के शोषण के मामले में लिप्त था। डॉक्टर मृत्यु ने इस बार एक नया प्रयोग किया। उसने कारोबारी को जहर देकर मारा, लेकिन असली खेल मौत के बाद शुरू हुआ। उसने लाश का एक तरफा चेहरा काट कर वहां प्रोस्थेटिक स्किन जोड़ दी और दूसरी तरफ एक और आदमी का चेहरा जो पहले ही मारा जा चुका था उसको सिल दिया, यानी दो शवों के चेहरे को आपस में सिल दिया। जब शव मिला तो उस पर दो चेहरे थे, आधा चेहरा एक इंसान का और आधा चेहरा दूसरे इंसान का। पुलिस कंफ्यूज हो गई कि ये लाश है किसकी। दोनों परिवारों ने यह दावा किया कि शव उनका है, लेकिन सच ये था कि डॉक्टर मृत्यु ने दोनों को मारा था और एक शव में दो चेहरों को जोड़कर असलियत से भ्रम पैदा किया। तीसरी मृत्यु जो कि पुलिस रिपोर्ट में लिखी हुई है वो और भी ज्यादा भयावह थी। शिकार था एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो पुराने केस में डॉक्टर मृत्यु की सच्चाई के करीब पहुंच गया था। इस बार डॉक्टर मृत्यु ने एक क्लोन जैसा प्लान बनाया। उसने पीड़ित की बॉडी का 3D स्कैन पहले ही ले लिया, फिर उसे मारने के बाद उसने उसके चेहरे को पूरी तरीके से हटा दिया और अपनी जैसी प्रोस्थेटिक पहचान उसमें फिट कर दी। जब पुलिस को लाश मिली तो वो पहचान नहीं पाई कि ये किसकी है। जब फॉरेंसिक टीम ने स्कैन और फेशियल मैच किया तो पाया गया कि शव खुद डॉक्टर मृत्यु का लग रहा था। उसने अपने ही चेहरे को उस पर थोप दिया था और पूरी बॉडी जला दी थी। पूरा देश मान चुका था कि सीरियल किलर मर चुका है, लेकिन असलियत यह थी कि डॉक्टर मृत्यु अब पुलिस की आंखों के सामने कहीं और घूम रहा था। 2 साल बीत चुके थे। इस केस का कोई भी साक्ष्य प्रमाण सामने नहीं था, लेकिन इस बार होता है एक और हादसा। इस केस की पूरी अगुवाई जो कर रहे थे इंस्पेक्टर अर्पण चौधरी, जो कि एक बहुत ही तेज और ईमानदार ऑफिसर थे, उन्हें शायद डॉक्टर मृत्यु ने अपना अगला शिकार चुना, वो भी 2 साल बाद। उनको समझ में आ गया था कि अगर वो अर्पण चौधरी को नहीं रोकते हैं तो उसकी हकीकत शायद सामने आ जाएगी। लेकिन इस बार वो सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसका चेहरा पहनना चाहता था। उसने एक एक करके करीबन 10 लोगों को तो मार दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर उसका 11वां नंबर था। उसने एक योजना बनाई। डॉक्टर स्वरूप यानी कि डॉक्टर मृत्यु ने महीनों तक इंस्पेक्टर अर्पण की गतिविधियां नोट करी। उसकी आवाज, चाल, मुस्कुराने का तरीका, आदतें, यहां तक कि उसकी गालियों तक को रिकॉर्ड किया। फिर उसने उसी जैसी वर्दी, आईडी बैज और नकली उंगलियों के स्किन तैयार करी, जिससे कोई भी बायोमेट्रिक स्कैन उसे पकड़ ना सके। उसने अर्पण के चेहरे की हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग करी, जो उसने एक बार मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस में छुप कर ली थी। डॉक्टर स्वरूप यानी कि डॉक्टर मृत्यु ने खुद को एक सड़क हादसे में घायल दिखाया और एक गुप्त नंबर से अर्पण को कॉल किया। वो कहता है, सर मैं डॉक्टर रमेश बोल रहा हूं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर मृत्यु के बारे में कुछ पता है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूं। प्लीज अकेले में मिलिए।
इंस्पेक्टर अर्पण अकेले ही एक सुनसान सरकारी सर्जिकल लैब में पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर मृत्यु उसे बेहोश कर देता है। जब इंस्पेक्टर अर्पण की आंख खुलती है तो वो एक ऑपरेशन टेबल पर था, हाथ पैर बंधे हुए। सामने खड़ा था डॉक्टर स्वरूप यानी कि डॉक्टर मृत्यु, सफेद कोट में जिसके चाकू की धार साफ चमक रही थी। डॉक्टर स्वरूप कहता है कि तुम सच्चाई के बहुत करीब थे इंस्पेक्टर, इसलिए अब तुम ही मेरी पहचान बनोगे। फिर शुरू हुआ एक सबसे डरावना ऑपरेशन। उसने जिंदा में ही इंस्पेक्टर अर्पण के पूरे शरीर से उसकी स्किन उतारी, एक फेशियल स्किन को सर्जिकल तरीके से उतारा। उसके बाद स्वरूप ने अपने चेहरे को जला दिया ताकि पहचान की कोई गुंजाइश ना रहे। फिर उसने अर्पण के चेहरे की स्किन को खुद पर ट्रांसप्लांट कर दिया। इसके बाद उसने उसके गले से आवाज के स्ट्रक्चर का नक्शा लेकर आर्टिफिशियल वोकल चैम्बर तैयार किया ताकि वो उसकी आवाज हूबहू निकाल सके। 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर अर्पण लौटा और कोई उसे शक नहीं कर पाया। मैं आप सबको ये सारी कहानी एक स्टोरी के फॉर्मेट में इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तभी आप इसे और बेहतर समझ पाएंगे। पुलिस रिपोर्ट में तो बड़ा अजीब सा घुमावदार तरीके से लिखा हुआ था। अब डॉक्टर स्वरूप जो कि इंस्पेक्टर अर्पण था, वो खुद एक जांच अधिकारी बन चुका था अपने ही केसेस का, जिसे उसने खुद अंजाम दिया था। वो अपने ही गुनाहों की तफ्तीश कर रहा था, सबूत मिटा रहा था और एक नए टारगेट्स को बना रहा था। उसी बीच में कुछ अजीब होता है। कांस्टेबल राघव जो इंस्पेक्टर अर्पण के साथ 6 साल से काम कर रहा था, कुछ दिनों से बहुत बेचैन होने लगा। उसे अर्पण की आंखों में कुछ अजीब दिखने लगा। वो ना ज्यादा हंसता ना ज्यादा बोलता और चाल भी कुछ बदली बदली सी लगती थी। कांस्टेबल राघव का कहना था कि सांप तो हमेशा बाएं पैर से चलते थे और अब दाएं। उनकी आवाज वो भी कभी कभी नकली लगती है। कांस्टेबल राघव ने यह बात किसी और को बताई नहीं, लेकिन वो चुप भी नहीं बैठा। उसने अपने एक करीबी दोस्त को कॉल किया, विक्रम राणे, जो क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर थे और डिस्गाइज क्राइम केसेस में माहिर थे। विक्रम राणे ने यह सोचा कि वो एक सामान्य नागरिक के भेष में उसी थाने में आएंगे जहां इंस्पेक्टर अर्पण कार्यरत थे। विक्रम राणे ने शुरुआत में बस केवल छोटे छोटे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन शुरू करे। अर्पण का सिग्नेचर मिलान नहीं कर रहा था। वो अपनी पुरानी कॉलोनी का रास्ता भी भूल जा रहा था। एक दिन उसने अर्पण की माँ को आप ठीक है कह दिया, जबकि असली अर्पण हमेशा माँ कहता था। अब ये शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। विक्रम ने मुंबई क्राइम ब्रांच में एक सीक्रेट फाइल खोली, ऑपरेशन फेस, जिसमें उन्होंने एक ऐसे सीरियल किलर की खोज शुरू करी जो प्लास्टिक सर्जरी, प्रोस्थेटिक और चेहरों की चोरी से जुड़ा हो। पहला ब्रेक थ्रू क्राइम ब्रांच को मिलता है। क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम ने पुराने 10 शवों की छानबीन शुरू करी जो पहचान नहीं पाए गए थे। एक शव के चेहरे की प्रोस्थेटिक पर सिलिकॉन का एक दुर्लभ मिश्रण मिला, स्कल्प्टोडर्म 9, जिसे सिर्फ 3 सर्जन भारत में इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी और एक था डॉक्टर स्वरूप सहगल, जो 2 साल पहले एक रहस्यमयी आग में मारा गया घोषित हुआ था, लेकिन उसकी लाश कभी मिली नहीं। दूसरा ब्रेक थ्रू, असली इंस्पेक्टर अर्पण के फिंगरप्रिंट्स और वर्तमान अर्पण के बायोमेट्रिक में मामूली सी गड़बड़ी मिली। वर्तमान अर्पण के हाथों में 2 उंगलियों के पोर्स में एक प्रोस्थेटिक स्किन जैसी सामग्री ढली हुई थी। इसीलिए क्राइम ब्रांच ने यह ऑपरेशन और तेज कर दिया। विक्रम और उनकी टीम ने थाने में एक छुपा हुआ कैमरा लगाया जो इंस्पेक्टर अर्पण के केबिन में था। एक रात इंस्पेक्टर अर्पण यानी कि डॉक्टर स्वरूप शीशे में खुद को देखता है और धीरे से अपना कान खींच लेता है। कान हट जाता है अपनी जगह से एक रबड़ मास्क की तरह। विक्रम वो वीडियो देखकर कहते हैं कि ये इंस्पेक्टर नहीं, ये मौत है। डॉक्टर मृत्यु चेहरा पहनकर बस घूम रहा है। उसके बाद क्राइम ब्रांच में एक आदेश जारी होता है, ऑपरेशन फेस को क्लासिफाइड रखा जाए। असली अर्पण की हत्या हो चुकी है। वर्तमान अर्पण डॉक्टर स्वरूप उर्फ डॉक्टर मृत्यु ही है। उसे गिरफ्तार करने की योजना बनाई जाए, मगर बहुत संभल कर। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने एक नकली केस तैयार करवाया, एक विटनेस प्रोटेक्शन मर्डर केस, जिसमें एक महिला गवाह को डॉक्टर मृत्यु ने मारा था। इस केस की फाइल जानबूझकर इंस्पेक्टर अर्पण यानी डॉक्टर मृत्यु को सौंप दी गई ताकि वो उसे नष्ट करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे। फाइल में एक सीक्रेट ट्रैकर चिप लगाई गई थी जो उसकी हर गतिविधि ट्रैक कर सकती थी। विक्रम ने एक सीक्रेट लाइव कैमरा नेटवर्क पूरे पुलिस स्टेशन में फिट करवाया और मीडिया चैनलों को सूचित किया
कि आज शाम एक बड़ा खुलासा होने वाला है। क्राइम ब्रांच ने मुंबई हाई कोर्ट से सीक्रेट परमिशन भी ले ली थी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी पर संदेहास्पद रूप से दोषी पाया जाए तो उसे मीडिया के सामने तुरंत एक्सपोज किया जा सके। डॉक्टर मृत्यु जो अर्पण बना बैठा था, उसने जैसे ही फाइल देखी वो घबरा गया। उसने कुछ पुराने केसेस के फोटोज थे जिनमें असली अर्पण की लाश की तस्वीर भी थी, जिसे जानबूझकर क्राइम ब्रांच ने फाइल में रखा था। डॉक्टर मृत्यु रात को फाइल को जलाने के लिए अपने केबिन में जाता है और तभी सीक्रेट लाइव कैमरा एक्टिव हो जाता है। इंस्पेक्टर विक्रम और उनकी टीम बाहर बने कंट्रोल रूम से सब कुछ देख रहे थे। डॉक्टर मृत्यु जैसे ही फाइल जलाने लगता है, इंस्पेक्टर विक्रम पुलिस टीम के साथ अंदर घुसते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा चेहरा कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। वो हंसने लगता है ये सब सुनकर। वो कहता है, तुम सोचते हो ये नकाब मुझे बचाता है? नहीं विक्रम, ये नकाब तो मैं दुनिया को दिखाता हूं, असली चेहरा तो मेरी आंखों में है। विक्रम ने उसके चेहरे की स्किन को पकड़ा और एक झटके में हटा दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। कैमरा लाइव था और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम चालू। पूरे देश ने देखा कि वो इंस्पेक्टर अर्पण नहीं, उसके रूप में सीरियल किलर डॉक्टर मृत्यु था। उसी समय मौके पर मौजूद सीबीआई, क्राइम ब्रांच और मीडिया के सामने डॉक्टर मृत्यु को हथकड़ी पहनाई गई और उसके बाद विक्रम ने कोर्ट के जज के समक्ष तुरंत पेशी के लिए आवेदन भी कर दिया। पर कोर्ट में कुछ और भी चीजें अजीब हुई, क्योंकि पुलिस के बयान में उसने यही बोला कि उसने इंसान के चेहरे बदले, वो तो पहले से दोहरे फेस के इंसान है। मैंने तो बस वही किया जो शास्त्र कहता है। जज ने इस केस को एक हाई प्रोफाइल ट्रायल घोषित किया और एक विशेष कोर्ट में स्थानांतरित किया, मुंबई का विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट। कमरा पूरा लोगों से भरा हुआ था। मीडिया, जनता, पुलिस और न्याय की प्रतीक्षा करते परिजन। कटघरे में खड़ा था वो आदमी, वो व्यक्ति जिसे देश डॉक्टर मृत्यु मान चुका था। माननीय जस्टिस मीनाक्षी नायर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी पक्ष से हमारे वकील थे और रक्षा पक्ष से हाई प्रोफाइल क्रिमिनल लॉयर अद्वैत राणा मौजूद थे। हमारे गवर्नमेंट लॉयर यानी अभियोजन पक्ष अपनी दलील रखते हैं। वो कहते हैं, लाइव वीडियो फीड जिसमें आरोपी इंस्पेक्टर अर्पण का चेहरा उतारते हुए दिखाई देता है, हमारे पास ये प्रूफ है। प्रूफ में हमारे पास फिंगरप्रिंट मिसमैच, 2 नकली सिलिकॉन फिंगर टिप्स बरामद हैं। स्कल्प्टोडर्म 9 का विश्लेषण, शवों पर मिला दुर्लभ प्रोस्थेटिक कंपाउंड जो केवल डॉक्टर स्वरूप ने ही मंगाया था। उसके बाद हमारे पास प्रूफ है कि डीएनए मिलान, 3 अज्ञात शवों और आरोपी की प्रयोगशाला से मिले ऊतक नमूनों का जीनोमिक लिंक, ऑपरेटिंग टेबल फोटोग्राफ्स क्राइम ब्रांच द्वारा बरामद हुए। 2 लाशों पर चेहरा परिवर्तन की स्थिति वो दर्शाते थे। ऑडियो लॉग्स, इंस्पेक्टर अर्पण की नकल की गई आवाज का सॉफ्टवेयर विश्लेषण, आवृत्ति हस्ताक्षर 100% सिंथेटिक और एक गवाही कांस्टेबल राघव व विक्रम राणे की। दोनों ने अर्पण के व्यवहार में बड़े ही अजीबोगरीब चीजें दर्ज करी। उसके बाद हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर कहते हैं कि ये 7 स्तंभ मिलाकर साबित करते हैं कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति ही डॉक्टर मृत्यु है। पूरे अदालत भर में एक सरसराहट दौड़ गई, लेकिन डिफेंस पक्ष ने कुछ और बोला। डिफेंस पक्ष के लॉयर अद्वैत राणा सीधे जज की ओर देख के कहते हैं, माय लॉर्ड, मुद्दा चेहरे से नहीं चेतना से जुड़ा है। अद्वैत राणा ने 2 मनोवैज्ञानिक बिंदु रखे जिन्होंने कोर्ट का रुख पल भर में बदल दिया। पहला, हाइपर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मेडिकल साहित्य के अनुसार किसी व्यक्ति के ऊपर गहन सर्जिकल यातना या दवाइयों के प्रयोग से HID यानी हाइपर आइडेंटिटी डिसऑर्डर विकसित हो सकता है, जिसमें पीड़ित दूसरों की पहचान ओढ़ लेता है पर अपनी स्मृतियां खो देता है। अद्वैत राणा यानी कि जो डिफेंस लॉयर थे, उन्होंने यह दावा किया कि आरोपित पीड़ित है, वो असली डॉक्टर मृत्यु नहीं बल्कि उसका जिंदा प्रायोगिक खिलौना है। और पॉइंट नंबर 2, सामूहिक चेहरा निर्भरता। जब समाज किसी चेहरे पर अपराध का ठप्पा लगा देता है तो शेष सबूतों को अनदेखा कर देता है। अदालत सम्माननीय है किंतु मानव मन पक्षपात से अछूता नहीं। उन्होंने कहा, यह केस चेहरावाद, फेसिज्म का चरम उदाहरण है, जहां हम चेहरा देखकर अपराधी को अपराधी घोषित करने को तत्पर होते हैं। दोनों तर्कों ने न्यायालय को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। कुछ क्षण के लिए कोर्ट शांत हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब डिफेंस पक्ष ने एक स्पेशल डिमांड से एक गवाह को बुलाया। 2 सुरक्षा कर्मी जो बूढ़े से थे, झुलसे हुए चेहरे वाले व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लेकर आए। अद्वैत राणा कहता है, माय लॉर्ड, प्रस्तुत है असली डॉक्टर स्वरूप सहगल, जो 2 वर्ष पूर्व आग में बुरी तरीके से झुलसकर कोमा में चला गया था, जिसकी बॉडी मिली नहीं थी।
ये व्यक्ति आज होश में आया है और इन्होंने स्वयं बयान दिया है कि इन्हें किसी अज्ञात ने अगवा किया था, प्रयोग किया था और छोड़ दिया था। अभियोजन पक्ष तुरंत घबरा जाता है। अभियोजन पक्ष के वकील बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से कहते हैं, इन्हें मेडिकल बोर्ड प्रमाणित करे, कहीं ये भी तो कोई नकाब नहीं। अदालत ने मौके पर ही डॉक्टर पैनल को बुलाया और तत्काल डीएनए सैंपल लेने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड को 48 घंटे में डीएनए विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। अभियोजन को झुलसे चेहरे वाले शख्स की पृष्ठभूमि जांचने का अधिकार मिला। न्यायाधीश ने मामले को आंशिक इन कैमरा ट्रायल घोषित किया। मीडिया को कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया गया। जस्टिस नायर कहती हैं, यदि पेश किया गया व्यक्ति वास्तविक स्वरूप निकला तो अभियोजन को अपनी संपूर्ण कहानी दोबारा बतानी होगी, यदि नहीं तो रक्षा पर कठोर दंड का विकल्प खुला रहेगा। कटघरे में खड़ा आरोपी थोड़ी देर मुस्कुराता है, उसमें राहत होती है। इंस्पेक्टर विक्रम ने अब इस केस को और ज्यादा गहराई से लेना शुरू कर दिया। विक्रम ने गुप्त रूप से अद्वैत राणा यानी कि डिफेंस लॉयर के पिछले वर्षों की गतिविधियां जांच करवाई। एक डमी केस फाइल तैयार करवाई गई जिसमें एक पुराने मेडिकल कॉलेज का जिक्र था जहां डॉक्टर मृत्यु ने पढ़ाया था। विक्रम ने कोर्ट में कई सारी चीजों को पेश किया। फेस हीट मैपिंग स्कैनर, वहां पर उसे वो छिपा कर लगा चुका था कोर्ट शुरू होने से पहले, जो नकली प्रोस्थेटिक स्किन और असली स्किन के बीच का अंतर तुरंत पकड़ सकता था। इसके बाद 48 घंटों के बाद फिर से यह सुनवाई शुरू होती है। सारी सुनवाई के बाद जैसे ही जज ये अंतिम संकेत देते हैं कि डॉक्टर मृत्यु को निर्दोष माना जा सकता है, विक्रम उठ खड़े होते हैं। वो कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं एक अंतिम अनुरोध करता हूं कि इस कोर्ट में मौजूद अद्वैत राणा और झुलसे हुए चेहरे वाले डॉक्टर स्वरूप दोनों का बायोथर्मल स्कैन कराया जाए, क्योंकि असली चेहरा सिर्फ खून में नहीं तापमान में छिपा होता है। जज किसी तरीके से स्वीकृति भरते हैं। जैसे ही दोनों पर स्कैन होता है, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। अद्वैत राणा के चेहरे पर माइक्रो प्रोस्थेटिक स्किन का जाल था और झुलसे चेहरे वाला व्यक्ति भी प्रोस्थेटिक स्किन से बना नकली चेहरा था। पूरे कोर्ट रूम में एक बार फिर से तहलका हो जाता है। विक्रम ने कोर्ट में खुलासा किया, अद्वैत राणा असल में डॉक्टर स्वरूप का शागिर्द था, जयंत राणा, जो प्रोस्थेटिक सर्जरी में प्रशिक्षित था और वर्षों तक उसके लिए नकली पहचाने गढ़ता रहा। झुलसे चेहरे वाला व्यक्ति एक लाश था जिसे पूर्व में परीक्षण हेतु प्रयोग किया गया था और उसके चेहरे पर नकली जलन के निशान बनाए गए थे। दोनों ने मिलकर देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ मनोवैज्ञानिक और तकनीकी छल किया। विक्रम कहता है कि इस देश में चेहरों से खेलना अपराध नहीं होता, मगर अगर चेहरों से न्याय के साथ खेला जाए तो वो राष्ट्रद्रोह बन जाता है। जज मीनाक्षी नायर का अंतिम फैसला आता है। वो कहती हैं, इस न्यायालय को यह प्रमाणित हो गया है कि आरोपी डॉक्टर स्वरूप उर्फ डॉक्टर मृत्यु और अद्वैत राणा उर्फ जयंत राणा दोनों ने भारत की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र और समाज को भ्रमित करके जानबूझकर हत्याओं की एक श्रृंखला बनाई। इसलिए यह अदालत निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत मृत्यु सुनाती है। आईपीसी सेक्शन 302 हत्या का अपराध था, 10 से अधिक पूर्व नियोजित हत्याएं करना। आईपीसी सेक्शन 120B आपराधिक षड्यंत्र, चेहरा बदलकर न्यायपालिका व जांच एजेंसियों को धोखा देना। आईपीसी की धारा 419 और 420 पहचान की धोखाधड़ी और ठगी, यानी सरकारी अधिकारी बनकर काम करना और कानून की अवमानना करना। आईपीसी की धारा 121 राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध का अपराध, यानी न्यायिक व्यवस्था को खोखला करने का षड्यंत्र। कोर्ट यहाँ पर समाप्त हो जाती है। डॉक्टर मृत्यु अभी भी विक्रम से कहते हैं कि तुमने मेरा आखिरी चेहरा भी छीन लिया, लेकिन क्या तुम अपने भीतर का चेहरा देख पाओगे? पर विक्रम उसकी बातों में नहीं आते और वो कहते हैं कि मैं इंसाफ का चेहरा नहीं बदलता, मैं उसे जिंदा रखता हूँ। अब अगर मैं इसे एक तांत्रिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखूं तो ये कर्म रेखा और चेहरे का एक मायाजाल था। अघोर परंपरा में माना जाता है कि मानव शरीर के मुखमंडल में केवल मांस नहीं, ऋण कर्म यानी कि कार्मिक डेप्ट की दृष्टि से 5 सूक्ष्म प्राणिक छिद्र भी होते हैं, नासिका द्वय, नेत्र द्वय और मुख। जब कोई साधक इन छिद्रों में कृत्य शक्ति प्रवाहित करता है तो वो मनुष्य की पहचान रेखा, आइडेंटिटी लाइन को या तो शुद्ध कर सकता है या काट सकता है। डॉक्टर मृत्यु ने चेहरे को बदल बदल कर उनकी पहचान रेखाएं काटी। उसका उद्देश्य पुलिस से बचना भर नहीं था, वो उन प्राणिक छिद्रों को विस्थापित करके पीड़ितों की कर्म धाराओं को अनाम करना चाहता था, ताकि मरने के बाद वे प्रेत रूप में अस्मिता शून्य अनाथ आत्माएं बन जाएं।
जिन्हें तांत्रिक यज्ञ में बलिदान अर्पण करना सरल होता है। अघोर मार्ग में काली की 2 धाराएं मानी जाती हैं, कलह काली और करुणा काली। कलह काली वो धारा होती है जिसमें भय, रक्त और भ्रम से शक्ति खींचती है, और करुणा काली वो धारा होती है जो विक्षुब्ध आत्माओं को मुक्त करती है। डॉक्टर मृत्यु पहले रिद्धि सिद्धि वाला शल्य चिकित्सक एक समय में करुणा काली का साधक रहा होगा, परंतु करुणा से कलह की ओर फिसल गया। जब उसके शोध पर प्रतिबंध लगे, जगत ने उसे विवेकहीन बताया होगा, तो उसने अपनी रिसर्च को तांत्रिक शव साधना का रूप दे दिया। शव पर शल्य क्रिया यानी कि शव विच्छेदन क्रिया, नकली चेहरा यानी कि माया का आवरण, हत्या के बाद की प्रोस्थेटिक लीला यानी पिशाच बंद विधान। जब कोई साधक केवल इच्छा पूर्ति के लिए तंत्र को अपनाता है तो उसी शक्ति का उल्टा प्रतिबिंब उसे निगल लेता है। डॉक्टर मृत्यु को भी यही दुष्चक्र घसीट लाया। अब अगर आप ऐसे देखेंगे कि वो क्यों मार रहा था, तो मैं आपको 5 अलग अलग तांत्रिक कारण बता सकता हूं जिसकी वजह से उसने ये हत्याएं करी। शव साधना हेतु 10 प्रायोगिक मृतदेह यानी कि 10 द्वार की यज्ञ वेदी बनाने के लिए। प्रत्येक शव एक द्वार था। चेहरों का शरण यानी कि व्यक्तित्व विसर्जन, शिकारों को नामहीन करके उनके सूक्ष्म देह के कोर मेमोरी सेल हटा रहा था ताकि वो प्रेतवश में उसको लाना आसान हो। उसके बाद स्वयं की अमर छवि गढ़ना। हर नकाब के साथ एक नया आयु सूत्र जुड़ता है। तंत्र शास्त्र में इसे पराई प्राण नाड़ी ग्रथन कहते हैं। आभिचारिक प्रयोग उच्च स्तर के कलह काली विग्रह को सक्रिय करने हेतु भय रस, रक्त रस व भ्रम रस इकट्ठा करना, और शिष्य मंडल निर्माण यानी कि वकील अद्वैत राणा सहित कई चेले, चेहरे ही उनकी दीक्षा मुद्रा ताकि तंत्र श्रृंखला निरंतर बनी रहे उसका प्रमाण थे। और अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो वाराह कवच कालाग्नि मंत्र विक्रम राणे पर हस्ताक्षरित ताकि डॉक्टर मृत्यु के आभिचारिक प्रयोग लौट कर उसी पर आ पड़े। अंतर्यामी दृष्टि स्नान, कोर्ट में लगाया गया हीट मैप स्कैनर केवल विज्ञान नहीं, इस पर त्रिपुर भैरवी मुद्रांक से सूक्ष्म अंकन किया जिससे नकली त्वचा की ऊर्जा एक अलग ऊर्जा में बदल गई। विरूपाक्ष तिलक, विक्रम के माथे पर साक्ष्य प्रस्तुत करते समय एक सूक्ष्म राख रेखा, इससे नकारात्मक आकृतियां न्यायालय क्षेत्र में सुषुप्त रहीं, उछल नहीं पाई। ये जो विक्रम पर मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ मेरे तांत्रिक दृष्टिकोण के हिसाब से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया होगा। कॉमन इंसानों के हिसाब से तो वो अपने कर्म पर ही आधारित था। मेरे हिसाब से चेहरा बदल लेना आसान है, लेकिन श्वास का चेहरा कौन बदले? जिसे तुमने मारा उसकी सांसें तुम्हारी शिराओं में गूंज जाएंगी, और जिस दिन तुम स्वयं की सांस सुनोगे समझ जाओगे कि हत्या कभी बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। डॉक्टर मृत्यु ने चेहरे को मिटा मिटा कर मान लिया था कि कर्म रेखाएं धुंधलाई जा सकती हैं, पर मैं जानता था कि शरीर रोगी हो सकता है पर सूक्ष्म कर्म का डाटाबेस ब्रह्मांडीय रूप से अमिट है। यही कारण है कि अंततः विक्रम का विज्ञान और शायद मेरे तंत्र का एक्सप्लेनेशन दोनों मिलकर इस पूरे केस को कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं। अब यह आपके विवेक के ऊपर है कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। कई बार केसेस में कुछ घटनाएं ऐसी शामिल हो जाती हैं जो आम इंसान के समझ के बिल्कुल परे होती हैं। हमने कई सारे पौराणिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा है, हमने कई सारे ऐसे तथ्यों के बारे में पढ़ा है जो बहुत पुराने हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हमने कई सारे ऐसे क्रिमिनल केस देखे हैं जहां पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पौराणिक संदर्भों का उदाहरण लेकर लोगों को मारने लगते हैं, लोगों को इस कदर मार देते हैं कि वो हत्या नहीं एक ऐसा जेनोसाइड बन जाता है, एक ऐसा अपराध बन जाता है जो शायद न्यायिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से समझ ना पाए। पर क्या होगा अगर पौराणिक संदर्भों को छोड़कर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी तरीके के मर्डर को अंजाम दे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस इंसान को सोसाइटी ने या फिर किसी पर्टिकुलर जेंडर ने नकार दिया हो? क्या होगा अगर वही इंसान खुद को एक ऐसे भगवान का साधक बोले जिन्हें अक्सर अघोर या तांत्रिक लोग पूजते हैं?
चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और फिर जानते हैं कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था। केस नंबर 91। ये मेरी लाइफ के कुछ अनसुलझे केसेस में से था। सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे के पूरे कोर्ट रूम, पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था और जितना भी प्रशासन था वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार इसमें हुआ क्या। एक लड़का जो महज 25 साल का था, उसने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे खून को अंजाम दिया, ऐसे ऐसे हत्याओं को अंजाम दिया कि पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिरकार उसने ये किया कैसे। दरअसल उसके द्वारा की गई 5 हत्याओं के बारे में तो आज तक कोई पता लगा ही नहीं पाया था। एट द एंड जब श्रद्धा वर्मा, जो कि एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर की बेटी थी, जब उसने उसके पैटर्न को नोट किया तो पता चला कि उसने अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक में करीबन 5 लड़कियों का मर्डर कर दिया है, वो भी साइंस के तरीके से। विज्ञान की अलग अलग गतिविधियों का इस्तेमाल करके वो एक होनहार छात्र होने के साथ साथ होनहार किलर भी हो गया था, क्योंकि उसने विज्ञान के उन सारे लॉज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। कोर्ट में खड़े होने पर भी उसका जुनून इतना ज्यादा था कि वो डर नहीं रहा था, खुद को काल भैरव का साधक समझता था। और एट द एंड जब उसे मृत्यु दंड की सजा हुई तो सजा से पहले वो हुआ जो साफ साफ इशारा कर रहा था कि ये किसी तंत्र साधना का हिस्सा है। जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, आकाश जो कि महज एक आम इंसान था पर फिर भी वो साइंस में बहुत ज्यादा होनहार था। पहले हम आकाश के बारे में जानते हैं कि आखिरकार आकाश क्या था। मैं आपको इस कहानी को आकाश के स्कूल के टाइम से बताना चाहूंगा जहां उसने खून करने शुरू करे थे। इस खून की पुष्टि श्रद्धा वर्मा एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी जो आकाश से उसके कॉलेज के दौरान मिलती है, उसने करी। साथ ही साथ कई सारे ऐसे चौंका देने वाले प्रूफ भी आए जिसके बारे में ना तो पुलिस जानती थी और ना ही कोर्ट। आकाश मेहरा एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का था जो अपने स्कूल सूर्य निकेतन इंटर कॉलेज का लगातार 4 सालों से टॉपर था। लोग उसकी इंटेलिजेंस के इतने ज्यादा कायल थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस होनहार चेहरे के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था, एक पागलपन जो धीरे धीरे शायद खून में बदलता जा रहा था। ऐसा बताते हैं कि आकाश को बचपन से ही तिरस्कार सहना पड़ता था। स्कूल में लड़कियां उसे बोरिंग, ओवर स्मार्ट और भावहीन कहती थी। एक लड़की ने तो यहां तक कह दिया था कि तू किसी साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा है या फिर इंसान। उस दिन के बाद से आकाश जैसे टूट सा गया। वो रोया नहीं, पर उसने कुछ बहुत ज्यादा भयानक सोचा। सबसे पहला मर्डर, नेहा त्रिपाठी, 12वीं कक्षा की सबसे लोकप्रिय लड़की। नेहा ने एक बार आकाश को सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। नेहा फिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए स्कूल की लैब में देर तक रुकती थी। उस दिन आकाश ने लैब में एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन डिवाइस तैयार किया। एक दिन जब नेहा अकेले थी, उसने उसके गले में एक खास मेटल के तार वाला हार पहनाया, जिसे नेहा ने सोचा कि यह किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हार के मेटल को आकाश ने खास तरीके से चार्ज किया था। जैसे ही नेहा चुंबकीय पैनल के ऊपर आई, जोरदार चुंबकीय बल ने उसे हवा में ऊपर खींचा और उसकी गर्दन में लगे वायर से उसका दम घुट गया और नेहा वहीं मर गई। जब पुलिस ने इस चीज की पूरी छानबीन करी तो मौत में विद्युत दुर्घटना लिखा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये मरी कैसे, क्योंकि आकाश तो बिल्कुल निर्दोष था सबके सामने, एक टॉपर स्टूडेंट। उसी स्कूल में दूसरा मर्डर होता है ठीक 1 साल बाद। सृष्टि शर्मा, स्कूल की डांस कैप्टन, जिसने आकाश के लव लेटर को फाड़कर सबके सामने फेंक दिया था। एक दिन एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अभ्यास के दौरान आकाश ने स्टेज के कोने में स्प्रिंग बेस्ड डिवाइस फिट कर दिया, जो न्यूटन के तीसरे नियम एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पर आधारित था। सृष्टि को जैसे ही स्टेज के उस कोने पर जाना था, उसी समय डिवाइस को ट्रिगर कर दिया उसने। डिवाइस के भीतर छिपे तेज धातु के रॉड ने उसकी पीठ में घुसकर उसे कई फीट दूर फेंक दिया और सृष्टि की गर्दन टूट गई, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। सबको यही लगा कि यह कोई स्टेज दुर्घटना थी, पर आकाश के चेहरे पर कुछ और था। ठीक उसके 1 साल बाद हुआ तीसरा मर्डर। दरअसल वो सारी लड़कियों में 1 साल का गैप लेता था। वो सबसे प्यार भाव की तलाश करता था, लेकिन सब लोग उसे केवल दोस्त समझते थे। पीड़िता का नाम था अनुष्का वर्मा।
वही लड़की जिसके साथ आकाश की सबसे अच्छी केमिस्ट्री थी, पर उसने भी उसे कभी दोस्त से ज्यादा देखा नहीं। फिजिक्स लैब में आकाश ने एक सोलर कंसंट्रेटिंग लेंस तैयार किया, जिसे वो सोलर प्रोजेक्टर कहता था। एक दोपहर जब सूरज ठीक लैब के सामने ही था और अनुष्का खिड़की के पास बैठी थी, आकाश ने बड़ी चालाकी से लेंस को सेट किया। धूप की तेज किरणें केंद्रित होकर सीधे अनुष्का की आंखों में और फिर चेहरे पर पड़ने लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी त्वचा जलने लगी जोर से। वो चीखी, भागी और स्कूल में चौथे फ्लोर से नीचे गिर पड़ी, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि आगे क्या था। चौथे फ्लोर से गिरने की वजह से उसके हाथ पैर में चोट आई और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। सब नहीं समझ पाए कि ये क्या हुआ और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये एक रेयर लाइट एक्सपोजर एक्सीडेंट था। कोई ये नहीं जान पाया कि ये आकाश का किया हुआ था। शायद आकाश मन ही मन मुस्कुराकर ये कह रहा हो कि दुनिया सोचती है कि प्यार सिर्फ दिल से होता है, पर असली ताकत दिमाग में है। आकाश मेहरा, जो कि स्कूल का टॉपर था, वो अब कॉलेज की दहलीज पर भी था। उसका दिमाग बहुत तेज था, पर एक पुरानी बेचैनी कि किसी ने उसके प्यार को समझा नहीं। उसने सोचा था कि कॉलेज की दुनिया अलग होती है, यहाँ शायद उसकी कोई भावनाओं को समझेगा, उसके इंटेलिजेंस को कोई प्यार देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि दिल टूटने की तकलीफ जगह बदलने से मिटती नहीं है। आकाश को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स मिला। वो लेबोरेटरी का स्टार था, लेकिन दिल अभी भी उसका खाली था। कॉलेज में 2 लड़कियां उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी। रिया सिंह, माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट जो आकाश से पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर मिलती थी, और दूसरी लड़की जोया नकवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्रा, जो उसकी सोच से प्रभावित थी लेकिन सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहना चाहती थी। आकाश ने दोनों को अलग अलग समय पर प्रेम का प्रस्ताव दिया, पर दोनों ने बहुत ही शांत शब्दों में मना कर दिया कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आकाश का चेहरा सीधा रहा, पर मन के भीतर एक अलग सी शांति थी। इसके बाद वो होता है जिसकी हम सबको कल्पना तक नहीं थी। पीड़िता का नाम था रिया सिंह, वही आकाश की दोस्त। रिया को जैव प्रयोगशाला में अक्सर देखा जाता था। वो हेडफोन लगाकर माइक्रोबियल डेटा स्टडी करती थी। आकाश ने नोटिस किया कि वो हर सुबह 8:45 पर वही हेडफोन पहनती थी जो कॉलेज के लैब सिस्टम से जुड़ा होता था। और इस बार आकाश ने फिर से साइंस का प्रयोग किया। आकाश ने अकाउस्टिक रेजोनेंस को समझा। उसने लैब के स्पीकर सिस्टम को हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक वेव्स के लिए रिकॉन्फ़िगर किया। उसने एक विशिष्ट ऑडियो फॉर्मेट तैयार किया जिसमें 17 हर्ट्ज की लो फ्रीक्वेंसी वेव थी, जिसे इंसान सुन नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई सुने तो उसके शरीर में एक अलग वाइब्रेशन उत्पन्न होती थी। रिया जब हेडफोन पहनकर लैब में आई, आकाश ने दूर से लैपटॉप से वेव ट्रिगर कर दी। धीरे धीरे उसके कानों से खून बहने लगा, नाक से फोर्सफुल ब्लीडिंग हुई और चंद मिनटों में उसका शव जमीन पर था। डॉक्टरों ने कहा कि इंटरनल ब्रेन हैमरहेज ड्यू टू अननोन रीजन। कोई रीजन नहीं पाया गया कि ये हत्या किस वजह से थी, पर हत्यारा जानता था कि ये ध्वनि की हत्या थी। इसके बाद होती है दूसरी हत्या, जोया नकवी की, उसकी एकमात्र बची हुई दोस्त। चूंकि इसने भी उसे रिजेक्ट किया था, इस वजह से आकाश ने एक और प्लान बनाया। जोया इलेक्ट्रॉनिक्स में तेज थी। वो कॉलेज के ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें एक आर्डिनो कंट्रोल्ड रोबोटिक हैंड बनाती थी वो। आकाश ने उसकी सहायता के नाम पर उसके सर्किट को छेड़छाड़ करी, पर चुपचाप उसमें एक हाई वोल्टेज का कैपेसिटर भी जोड़ दिया। कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज होने के लिए विशेष सर्किट से जोड़ा गया ताकि किसी को संदेह ना हो। जिस दिन जोया प्रोजेक्ट सबमिट कर रही थी, उसने जैसे ही अपने हाथ से रोबोटिक हैंड को ट्रिगर किया, करंट उसके शरीर में घुसा और उसकी नसें चंद सेकंड में जलकर राख हो गईं। सबने समझा कि यह प्रोजेक्ट फेल्योर था, पर आकाश जानता था कि यह एक परफेक्ट इलेक्ट्रोक्यूजन था जिसमें उसने खुद सर्किट डिजाइन से मर्डर किया था। और अब शायद आकाश किसी और को भी तलाश रहा था। पर कहते हैं कि कभी कभी आपकी चालाकी आप पर भारी पड़ जाती है। आकाश के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। इस बार उसने एक और लड़की को निशाना बनाया, कॉलेज की साइकोलॉजी की लड़की श्रद्धा वर्मा। पर उसको पता नहीं था कि श्रद्धा वर्मा उसकी हरकतों पर बहुत टाइम से नजर रख रही थी। श्रद्धा वर्मा खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और उसके पिता क्राइम ब्रांच में ऑफिसर थे। उसने कुछ संदिग्ध पैटर्न पकड़े।
श्रद्धा ने सबसे पहले गौर किया कि आकाश की सभी कथित दुर्घटनाएं केवल उन्हीं लोगों के साथ हुई जिन्होंने उसे अस्वीकार या उपेक्षित किया था। उसने कॉलेज लैब के सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ रजिस्टर और टाइमिंग लॉग्स चुपचाप जुटाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने एक पैटर्न नोट किया। हर हत्या में एक कंट्रोल्ड साइंटिफिक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया था और हर बार आकाश घटना से कुछ ही मिनट पहले वहां मौजूद भी था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि हत्यारा वही है। चूंकि आकाश को श्रद्धा ने भी रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से आकाश ने श्रद्धा को मारने की एक और योजना बनाई। आकाश ने इस बार सोच समझकर एक अनोखा प्रयोग तैयार किया। एक ट्रांसपेरेंट वैक्यूम चेंबर, कांच की बड़ी बेलनाकार प्रयोगशाला जो कॉलेज की साइंस एग्जीबिशन का हिस्सा बनने वाली थी। उसने श्रद्धा को बताकर यह जताया कि वो उससे प्रभावित है और इस बार एग्जीबिशन में एक स्पेशल परफॉर्मेंस डेमो में उसे हिस्सा लेने को कहा, जिसमें वो कुछ देर तक उस चेंबर में खड़ी रहेगी और चेंबर हवा को साफ करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। श्रद्धा ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया, लेकिन उसे सब समझ आ चुका था। आकाश ने वैक्यूम चेंबर के साइड में एक नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म तैयार किया। जैसे ही चेंबर बंद होता, वो धीरे धीरे अंदर की हवा को खींचता और 2 मिनट में लो ऑक्सीजन जोन बना देता। श्रद्धा को अंदर बिठाने के बाद वो दूर से मशीन ऑन करने वाला था। उसे लगा इस बार वो सबके सामने इसे अंजाम दे देगा और कोई समझ नहीं पाएगा कि ये हत्या थी। लेकिन इस बार आकाश की चाल उल्टी पड़ गई। जैसे ही श्रद्धा चैम्बर में गई, उसने अपनी पॉकेट से पोर्टेबल ऑक्सीजन सेंसर निकाल लिया। उसे पहले से ही पता था कि वैक्यूम चेंबर में ऑक्सीजन की कमी का प्रयोग है। जैसे ही मशीन ऑन हुई और दबाव गिरने लगा, श्रद्धा ने पीछे की दीवार में छिपे इमरजेंसी स्विच को ऑन कर दिया, जो उसने खुद एग्जीबिशन सेटअप से पहले से जोड़ दिया था। सिस्टम रुक गया। श्रद्धा ने चेंबर से बाहर आकर माइक पकड़ा और सबके सामने बोली कि ये विज्ञान का प्रयोग नहीं, ये एक वैज्ञानिक हत्यारा है, आकाश मेहरा। उसने 5 और लड़कियों को इसी तरह वैज्ञानिक तरीकों से मारा है और आज मेरी बारी थी, लेकिन मैं उसके खेल को पढ़ चुकी थी। सारे के सारे लोग सन्न रह गए और उसी वक्त श्रद्धा के पिता, जो कि क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर थे, राजन वर्मा, अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और आकाश को पकड़ लेते हैं। आकाश कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर धीरे से श्रद्धा के पास जाकर कहता है, तुम पहली हो जिसने मेरी सोच को पढ़ा, मगर ये तो शुरुआत थी। इतना बोलने के बाद उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। 8 अब मामला होता है आकाश मेहरा बनाम राज्य। 5 लड़कियों की हत्या का आरोप। कोर्टरूम पूरा भरा होता है। पत्रकार, स्टूडेंट्स, पुलिस अफसर और कुछ विज्ञान और मनोविज्ञान के छात्र। कटघरे में खड़ा था आकाश मेहरा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था। आंखों में चमक थी, मानो वो कोर्ट को भी एक प्रयोगशाला मान रहा हो। जज कहते हैं कि मामला राज्य बनाम आकाश मेहरा प्रारंभ किया जाता है। अभियोजन पक्ष अपनी बात रखें। हमारे अभियोजन पक्ष के वकील, हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर कहते हैं कि मान्यवर, ये मामला एक साधारण हत्या का नहीं, ये पूर्व नियोजित वैज्ञानिक हत्याओं का मामला है, जिसे अत्यंत ही बुद्धिमत्ता और बेरहमी से अंजाम दिया गया। मान्यवर, उसके बाद इस कातिल ने हर एक हत्या को फिजिक्स के सिद्धांतों के सहारे ऐसे रचा कि वो दुर्घटना लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये हरकतें अपराध है, ना कि प्रयोग। उसके बाद डिफेंस पक्ष के एक लॉयर वेद प्रकाश त्रिपाठी उठकर खड़े होते हैं। वो कहते हैं, मान्यवर, अभियोजन केवल संयोगों को जोड़कर इन्हें हत्या बना रहा है। मेरे मुवक्किल आकाश मेहरा कोई आम छात्र नहीं, काल भैरव के उपासक हैं, जिसने तपस्या से अपनी बुद्धि को तीव्र बनाया। वो सिर्फ विज्ञान का विद्यार्थी है, एक साधक, एक प्रैक्टिशनर, जिसने समाज को दिखाया कि विज्ञान क्या कर सकता है। यदि किसी प्रयोग में दुर्घटना हुई हो तो उसे हत्या कहना न्याय का अपमान होता है, जज साहब। इसके बाद तुरंत आकाश कटघरे से कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता कहती है, जिसने श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त किया हो वही सच्चा ज्ञानी है। मैंने जो कुछ किया वो विज्ञान की साधना थी। मैंने मौत को प्रयोगशाला में बुलाया, ये देखने के लिए कि विज्ञान कितना गहरा है। क्या ऋषि चरक और आर्यभट्ट ने जब कुछ नया बताया तो उनको भी कोर्ट में खड़ा करेंगे? पूरा का पूरा कोर्ट स्तब्ध था। उसकी बातों में एक ऐसा पागलपन और दर्शन दोनों झलक रहा था। अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया आती है। हमारे वकील कहते हैं कि मान्यवर, विज्ञान का कार्य जीवन बचाना है, ना कि जीवन लेना। आरोपी का काल भैरव से जुड़ना कोई अपराध नहीं, परंतु इसका उपयोग हत्याओं को धार्मिक और
दार्शनिक रंग देने के लिए करना एक मानसिक विकृति को दर्शाता है। हमारे पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जैसे हर घटना से पहले अभियुक्त की उपस्थिति, उपकरणों में बदलाव और सबसे बड़ी बात श्रद्धा वर्मा, उसकी गवाही। बचाव पक्ष पलटवार करते हैं। वेद प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं, श्रद्धा वर्मा स्वयं एक छात्रा है जज साहब, ना कोई वैज्ञानिक ना तकनीकी अधिकारी। उसकी भावनाएं इस केस में हस्तक्षेप कर रही हैं। कोई भी ठोस भौतिक प्रमाण नहीं है जो ये सिद्ध करें कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ केवल आकाश ने करी। और क्या वैज्ञानिक प्रयोगों में एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होते? फिर क्या हर एक फेल्योर मर्डर कहलाएगा? जज बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट इस बात से सहमत है कि अभियुक्त ने अत्यंत बारीकी से कार्य किए हैं, जिनमें हत्याओं के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं। किंतु यह भी सत्य है कि 5 घटनाएं और एक जैसा मानसिक पैटर्न ये संकेत देते हैं कि बात सामान्य नहीं है। इस न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक पर्याप्त ठोस सबूत नहीं प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए यह कोर्ट 2 दिनों का समय देती है, जिससे अभियोजन पक्ष और गहन साक्ष्य पेश कर सके। अभियुक्त आकाश मेहरा को तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। अंत में जब आकाश को पुलिस वापस ले जा रही थी तो वो मुस्कुराकर कहता है, अब देखना मैं 2 दिन में क्या करता हूँ। आकाश मेहरा अब न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट ने 2 दिन की मोहलत भी दी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा था। आकाश ने जेल में कुछ चाल चलना शुरू कर दिया। उसने पुलिस इंस्पेक्टर्स और वहां जितने भी कर्मचारी थे उन्हें अपनी बातों से मैनिपुलेशन में डालना शुरू कर दिया। वो कहता था कि हर इंसान का मन एक मशीन है, बस सही बटन दबाओ और मशीन तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। आकाश ने जेल के एक सिपाही हरीश को धीरे धीरे अपने विचारों से मोहित कर दिया। वेदों की बातें, विज्ञान के चमत्कार और फिर काल भैरव साधना के रहस्य। धीरे धीरे जेल का हेड कांस्टेबल तक उसकी बातों में आने लगा। आकाश ने उसे बताया कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक युग परिवर्तन करने वाला साधक हूँ। मैं सिर्फ विज्ञान नहीं, पुराणों की सच्चाई को पुनः जगाना चाहता हूँ। उसने उनके दिमाग में भी बीज बो दिए और आकाश ने अपना अगला बुरा कृत्य जेल के भीतर से ही शुरू कर दिया। लेकिन उधर श्रद्धा और उसके पिता एक अलग खोज में थे। श्रद्धा और उसके पिता इंस्पेक्टर राजन वर्मा के पास सिर्फ 2 दिन थे। वो आकाश के अतीत की गहराई में गए। वो स्कूल, उसके लैब्स, वो किताबें, यहाँ तक कि उसकी पुरानी डायरी भी उन्होंने ढूंढ निकाली। लेकिन तब एक बात सामने आई जो अब तक सबकी नजरों से छुपी थी। आकाश की हर हत्या सिर्फ विज्ञान पर आधारित नहीं थी, वो सभी एक पुराणों की कथा के प्रतीक थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो श्रद्धा वर्मा थी, जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, उसने इस पैटर्न को पकड़ लिया। 5 पौराणिक पैटर्न। आपको याद होगा मैंने नेहा त्रिपाठी की मौत बताई थी कि चुंबकीय फांसी की वजह से हुई, जिसमें वो एक चैम्बर में खड़ी हो जाती है और लोहे का वायर उसके गले में धंसता जाता है। उसका प्रतीक था शंकर द्वारा शापित त्रिपुरासुर की मृत्यु, जिसमें आकाश मार्ग से विनाश होता है। दूसरी हत्या सृष्टि वर्मा, जहां पर न्यूटन का तीसरा नियम लगा था, उसका पौराणिक प्रतीक था श्री राम के बाण से बलशाली राक्षस की मृत्यु, यानी कर्म की प्रतिक्रिया द्वारा विनाश। तीसरा अनुष्का वर्मा यानी सोलर लेंस, उसका पौराणिक प्रतीक था सूर्यास्त के समय सूर्यकांत मणि से जलकर ताड़कासुर का संहार। चौथा मर्डर रिया सिंह, सोनिक बर्स्ट, यानी पौराणिक प्रतीक था नाद ब्रह्म से सृष्टि की रचना और मृत्यु। और 5वां प्रतीक इंद्र का वज्र, जो दानवों को विद्युत बल से नष्ट करता था, कैपेसिटर शॉक। श्रद्धा ने बताया कि आकाश सिर्फ विज्ञान नहीं, पुराणों के विनाशकारी प्रतीकों को आधुनिक रूप में ला रहा था। हर हत्या एक युगांतर की कथा को पुनः दोहराना चाहता था। वो खुद को विज्ञान का काल भैरव मान चुका था। राजन वर्मा ने सभी जगहों की तस्वीरें, रिकॉर्ड्स, नोट्स और पुराण संदर्भों का दस्तावेजीकरण किया और अब उनके पास सिर्फ परिस्थितिजन्य नहीं बल्कि प्रतीकात्मक, वैचारिक और व्यवहारिक प्रमाण थे। इसके 2 दिन के बाद कोर्ट में सभी को उपस्थित किया गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। हर कोई जानता था कि आज या तो न्याय होगा या फिर विज्ञान का पागलपन जीत जाएगा। मामला था राज्य बनाम आकाश मेहरा। जज कहते हैं कि अंतिम गवाही प्रस्तुत की जाए। श्रद्धा ने कोर्ट में प्रोजेक्शन पर हर हत्या का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और पौराणिक विश्लेषण दिखाया। श्रद्धा कहती है, ये केवल एक मनोविकृत छात्र का मामला नहीं, ये उस सोच का मामला है जो विज्ञान को ईश्वर और मानव जीवन को परीक्षण समझने लगा है। आकाश ने खुद को काल भैरव कहा, लेकिन असल में वो एक हत्यारा है जिसने विज्ञान को मास्क बनाकर पाप किए। राजन वर्मा ने भी सभी टेक्निकल सबूत
सीसीटीवी, डीएनए रिपोर्ट्स और पुरानी डायरी कोर्ट में पेश करी। पूरा कोर्ट आश्वस्त था कि सच्चाई सामने है। पर तभी 4 पुलिस इंस्पेक्टर गवाही देने आते हैं। वही जो इस केस में इन्वॉल्व थे, वो इस केस के एक्सटर्नल ऑब्जर्वर थे, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित रूप से आकाश के पक्ष में गवाही दे दी। इंस्पेक्टर यादव कहते हैं कि आकाश दोषी नहीं है, वो एक पीड़ित है। समाज ने उसे तोड़ा, नकारा और फिर शोषण का पात्र बना दिया। इंस्पेक्टर कुलकर्णी कहते हैं कि उसने जो किया वो प्रयोग था, ना कि अपराध, और प्रयोग कभी भी सही या गलत नहीं होते। पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सी खलबली मची। बचाव पक्ष बिल्कुल चुप था। श्रद्धा ने बोला कि इन चारों को आकाश ने मानसिक रूप से शायद अपने अधीन कर लिया है। ये गवाही नहीं, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। बचाव पक्ष कहता है कि बचाव पक्ष के पास कोई भी नया तर्क नहीं था। जब श्रद्धा के सबूत, गवाह, वैज्ञानिक रिपोर्ट और डायरी एक साथ सामने आई तो आकाश का खेल साफ हो गया। जज ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस अदालत ने सभी साक्ष्य, गवाही और मानसिक प्रोफाइल की गहन समीक्षा की है। आकाश मेहरा को धारा 302, 307 और संगठित मानसिक अपराधों के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। अदालत का आदेश है कि आकाश मेहरा को फांसी की सजा दी जाए। फांसी तब तक हो जब तक मृत्यु ना हो, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। इसके बाद कोर्ट में तालियां नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे लॉयर इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों थे इस केस में। क्योंकि 2 दिन के बाद जब आकाश को फांसी से पहले डेथ वार्ड में शिफ्ट किया गया तो सुबह जेलर ने एक भयानक दृश्य देखा। आकाश और एक पुलिस इंस्पेक्टर दोनों गायब थे, लेकिन उनके कटे हुए दाहिने हाथ जेल की मेज पर रखे थे और दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारे विज्ञान से पहले तंत्र का ज्ञान आता है डैश आकाश। क्या आकाश ने अपने ही शरीर को छोड़कर कोई तांत्रिक चाल खेली? क्या वो वास्तव में मर चुका है या किसी और रूप में जीवित है? वो 4 पुलिस वाले आज भी गायब क्यों हैं? इन तीनों दृष्टिकोण का आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन मैं इसका एक तांत्रिक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। जब विज्ञान दिशा खोता है और चेतना अहंकार में डूबती है, तब जन्म लेता है एक विकृति का देवता, जो ना तो इंसान होता है ना ही राक्षस। वो होता है विज्ञान के अधूरे तंत्र से जन्मा एक बेकार पुरुष। आकाश मेहरा की ये यात्रा सामान्य हत्याओं की नहीं थी। ये एक साधक की पदभ्रष्ट साधना थी, जो विज्ञान को अपना ईश्वर मान बैठा, परंतु तंत्र की मूल चेतना को समझे बिना उस मार्ग पर चल पड़ा। भौतिकी यानी फिजिक्स को उसने तंत्र बना लिया, लेकिन भेद है, तंत्र चेतना से चलता है, विज्ञान विश्लेषण से। आकाश ने विज्ञान को तंत्र का विकल्प समझा और यहीं से उसकी साधना भटक गई। मेरे अनुसार अगर मैं बताऊं तो आकाश की 5 हत्याएं वास्तव में क्या थी, वो शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे। ये मेरा अपना टेक है, आपका अपना विवेक हो सकता है। अगर मैं चुंबकीय फांसी की बात करूं तो वो मेरी नजर में तृतीय नेत्र की अपवित्र उद्घाटन था। आकाश ने अपनी पहली हत्या में चुंबकीय बल का प्रयोग किया। यह संकेत था कि उसने कुंडलिनी ऊर्जा को बिना अनुमति के छेड़ दिया है। ये अपराध तंत्र में ऊर्जा के नियंत्रण के अभाव की संज्ञा में आता है। जिसने शक्ति को केवल दिखाने के लिए जागृत किया, उसका नाश निश्चित है। दूसरी मृत्यु न्यूटन बल से, यानी कर्म का नियम तोड़ना। तंत्र कहता है जो अपने अपमान का प्रतिशोध साधना द्वारा ले, वो साधक नहीं एक दानव है। आकाश ने हर हत्यारे को कर्म का उत्तर कहा, लेकिन वो सिर्फ नियम का तोड़ था, एक आक्रोश में जन्मा विज्ञान। तीसरी मौत सोलर लेंस से जलाना, सूर्य यंत्र का विकृत प्रयोग। तंत्र में सूर्य शक्ति को साक्षी माना जाता है, ना कि संहारक। आकाश ने सूर्य को अपने रौद्र प्रयोग का औजार बनाया। ये अग्नि तत्व का अपमान है। चौथी मौत ध्वनि कंपन से हत्या, यानी नाद ब्रह्म का अधम प्रयोग। अघोर साधना में नाद यानी कि ध्वनि को सबसे पवित्र माध्यम माना गया है और आकाश ने उसे विनाश का माध्यम बना डाला। यह शिव के गले से निकली तांडव ध्वनि का अपमान है। और 5वीं मौत विद्युत से झटका, इंद्रजाल नहीं बल्कि भ्रमजाल। विद्युत का प्रयोग तंत्र में विद्युत तत्व के संतुलन हेतु होता है, लेकिन उसने विद्युत को मृत्यु का उपकरण बनाया। जिसने शक्ति को संहारक बनाया, वो स्वयं संहार हो जाता है। मेरी नजर में वो साधक नहीं था, वो विज्ञान का मोहग्रस्त भूत बन चुका था। काल भैरव के नाम का उच्चारण तो करता था, पर उसकी आत्मा में शिव का कहीं भी क्षमा भाव नहीं, केवल अहंकार था। काल भैरव तंत्र में रक्षक हैं, नाशक नहीं, लेकिन आकाश ने उन्हें तांडव का देवता और स्वयं को उसका अवतार मान लिया था, और यही उसका तांत्रिक पतन था। जेल से भागने के बाद वो कटे हुए हाथ और श्लोक क्या थे वो भी मैं समझा देता हूँ।
यह संकेत है कि आकाश अब विज्ञान की सीमाएं पार कर प्रेत तंत्र या फिर वाम मार्ग की ओर बढ़ चुका है। कटे हुए हाथ उसकी देह त्यागी तांत्रिक क्रिया के संकेत हैं, जिसे तंत्र में अर्ध नरक प्रवेश कहा जाता है, जहां आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर बीज रूप में चली जाती है। आकाश अब हत्यारा नहीं रहा, वो अब एक विकृत चेतना है जो विज्ञान और तंत्र के बीच फंसी है। ना वो जीवित है, ना पूर्ण मृत, ना तांत्रिक, ना वैज्ञानिक। अब वो एक विज्ञान का भूत बन चुका है और उसका अंतिम मोक्ष अब शायद शिव के द्वारा ही हो। इस तरह के और रहस्यमय केसेस को जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। सुपरनैचुरल क्राइम ऐसे एपिसोड्स को आपके सामने लाता है जो बहुत ही ज्यादा अनसुलझे होते हैं। अब अनसुलझे से मेरा मतलब यह है कि या तो पुलिस उसकी तह तक पहुंच नहीं पाई और उससे पहले ही वो केस क्लोज हो गया, या फिर वो क्राइम किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने किया है। आज का जो मैं केस आपको बताने जा रहा हूं, या फिर जो मैं आपको आज ऑडियो लॉग सुनाने जा रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस ऑडियो लॉग में पहली बार मैंने ऐसा सुना कि कुछ ऐसा भी है जो विज्ञान की सीमा से परे है और कई बार बहुत पुरानी एंटिटीज, यानी कि आप मान के चलिए जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की ऊर्जाएं भी हमारे बीच आ सकती हैं अपनी चीजों का बदला लेने। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडियो लॉग कह रहा है। इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद शायद कोई आम इंसान भी पैरानॉर्मल क्राइम पर भरोसा करने लगे। किसी को बेवजह मारना ये क्राइम में ही आता है, पर किसी दोषी को मारना शायद ऊपर वाले के न्याय में आता है, यदि वो किसी आत्मा के सहारे हो तो। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से मैं आप लोगों के मन में अंधविश्वास नहीं बढ़ाना चाहता। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के कितने पहलू हैं जो शायद हमारी नजरों से अचूके हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन वो चीजें वहां पर हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सा कोट है कि पैरानॉर्मल है, बस वहां पर रोशनी कम है। अगर हमें कोई चीज दिखती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और उसके बाद डिकोड करते हैं इस ट्विस्टेड और रहस्यमयी केस को जो एक पैरानॉर्मल मोड़ ले चुका था। केस नंबर 13 हमेशा से ही एक ऐसा नंबर रहा है जो बड़ा अजीब था। इस केस में बहुत ही अजीब से मोड़ हुए। शुरुआत में तो लोगों को सिर्फ घड़ी मिलती थी, एक ऐसी पॉकेट वॉच जिसमें मृतक के मरने से ठीक 10 मिनट पहले वो घड़ी रुक चुकी होती थी, और जय हिंद का एक छोटा सा नोट। लोगों को लगता था कि ये जितनी भी चीजें मिल रही हैं वो कोई सुपरनैचुरल एंटिटी करा रही है। उसके बाद मौतों के अलग अलग सिलसिले शुरू होते थे और हर सिलसिले में एक घड़ी। ये पूरा मामला बन चुका था एक डेथ वॉच का। लेकिन थोड़े समय के बाद सुहास कुकरेती, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनका नाम सामने आता है। दरअसल किलर पुलिस को बता के ये सारे खून कर रहा था विद टाइमिंग। सबसे ज्यादा अजीब तब हुआ जब सुहास कुकरेती का मरने का समय उस पॉकेट वॉच के किलर ने बताया, या फिर उस पॉकेट की आत्मा ने बताया। और ठीक उसी दिन, जिस दिन का टाइम उसमें मेंशन था, उस दिन एक अननोन इंसान सामने आता है, शौर्य। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर कहता है। वो पुराने उन सभी काले कुकर्मियों का पर्दाफाश करना चाहता था जो वो कई सालों से दबा कर बैठा हुआ था अपने मन में। जब ये केस कोर्ट में गया, सुहास कुकरेती समेत पूरा कोर्ट दहल गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करी जो एक आम इंसान के पास नहीं हो सकती, जो सरकारी दस्तावेजों में भी उपलब्ध नहीं है। और एट द एंड कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला क्या था मेरे लिए आज भी वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए आज भी उस इंसान के शब्द मायने रखते हैं। वो शौर्य जो खुद को पुनर्जन्म कह रहा था एक फ्रीडम फाइटर का। उसका ये भी कहना था कि उसके साथ कोई फ्रीडम फाइटर की आत्मा है जो हमेशा रहती है। जज के फैसले में भी उसका यही कहना था कि मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन
जो गुनहगार है उसकी तफ्तीश करिए, उसे देखिए और उसे सज़ा दीजिए। पहली बार कोई ऐसा मामला कोर्ट में आया था जहां पर एक गुनहगार ये कह रहा था कि उसे मरना तो है, पर उससे पहले जो और भी गुनहगार हैं उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए। अब ये एक सुपरनैचुरल था या फिर नेचुरल, मैं आज भी इस पर शोध कर रहा हूँ। मैं आज भी उस इंसान के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि वो कोई टाइम ट्रैवलर था, शायद फ्रीडम फाइटर्स के समय का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर हम आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारे शायद फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, उनकी वजह से ही हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक तब हो जाती हैं, ये केस एकदम अलग तब हो जाता है जब बहुत पहले से हत्याएं होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको इस केस को एकदम शुरुआत से बताता हूं। इस केस में बहुत मुख्य पात्र थे डीएसपी आरव सिन्हा, जो मामले के जांच अधिकारी थे। सबसे पहला कत्ल होता है लखनऊ के एक सुनसान गोदाम में। समय होता है रात के 11:50। संजय पाठक बच्चों की तस्करी करता था। डीएसपी आरव को लाश के पास पुराने अलमारी में घड़ी मिली, कांच पर खरोच जय हिंद उकेरा हुआ। पोस्टमार्टम से पता चला संजय के शरीर पर लोहे की जंजीर से बने वही निशान थे जो उसने बच्चों को बांधने में इस्तेमाल किए थे। गला घोटने से पहले कातिल ने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी थी, मानो न्याय के तराजू से वो उसे देख रहा हो। इसमें सबूत भी बड़े अजीब अजीब मिले। एक सबूत मिला जो मिट्टी से सना पन्ना था, पर बांसुरी के सुरों का स्केच था उसमें। वो किसी की तो याद दिला रहा था डीएसपी राघव को। संदेह था कि शायद कोई पुराना देशभक्त आदमी होगा या फिर ऐसे ही कोई किलर होगा। दूसरा कत्ल होता है कानपुर के अपोलो नर्सिंग होम का सीक्रेट ओटी में। समय रात के 2:10। डॉक्टर कमलेश के सीने में सर्जिकल आरी घुसी हुई थी, चीरफाड़ उसी औजार से जिसमें उसने सैकड़ों गरीबों के गुर्दे बेचे। ओटी लाइट पर किसी ने रक्त से लिखा था, रक्त भूमि पुनः पवित्र हुई। सीसीटीवी फुटेज में 10 मिनट पहले ओटी का पावर ट्रिप हुआ, मानो घड़ी का रुकना पूरा परिसर थाम देता हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कत्ल नंबर 1 यानी संजय पाठक के कत्ल में और कत्ल नंबर 2 में एक समानता थी, और वो थी एक पॉकेट वॉच का मिलना जो मृत्यु के ठीक 10 मिनट पहले रुक चुकी थी। डॉक्टर कमलेश के सीने में जो सर्जिकल आरी घुसी हुई थी उसका एक प्रूफ भी मिला, एक वार्ड बॉय का बयान। वो कहता है कि एक बूढ़ा धोती कुर्ते वाला एक आदमी दरवाजा बंद करते दिखा, लेकिन कैमरे में ठीक से वो कैप्चर हो नहीं पाया, उसकी आकृति थोड़ी ब्लर हो गई थी। अब डीएसपी राघव की ये जिज्ञासा थी कि ये जो घड़ी है ये किस तरीके से बनी हुई है। 1918 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दौर की वो घड़ी थी। जिसके बाद तीसरा कत्ल होता है इलाहाबाद के पुरानी हवेली में विधायक के गुप्त बंकर में, सुबह 5:25 पर। पॉकेट वॉच वही 5:15 पर रुकी थी। विवरण में था कि देवकांत नाम का एक इंसान दंगों से मुनाफा कमाता था। उसे उसके ही हस्ताक्षर वाले चुनावी इश्तिहार की धधकती डेरों पर पकाया गया। जलती रुमाल से आग शुरू हुई और मीडिया रिपोर्ट्स बिखर पड़ी। दंगाइयों को संरक्षण, और दीवार पर कोयले से लिखा था, अब भी समय है, सुधर जाओ। सबूत के तौर पर तहसील रिकॉर्ड में मिला कि एक इंसान है जो फ्रीडम फाइटर रह चुके थे, उनकी पुश्तैनी जमीन इसी विधायक ने धोखे से हड़प ली थी। इसके बाद डीएसपी आरव ने पूरे के पूरे तीनों कत्ल को ठीक से समझा। उन्होंने इतिहास खंगाला तो फाइलें बताती हैं कि शौर्य नारायण त्रिपाठी ने 1931 में अंग्रेज अफसर क्लार्क को मारते वक्त एक घड़ी पहनी थी। फांसी से पहले उन्होंने कहा था कि जब तक पाप जीवित है मेरी धड़कन यानी मेरी घड़ी चलती रहेगी, और रुकते ही 10 मिनट में न्याय होगा, एक आईने की तरह। उसने देखा कि घड़ी के डायल के पीछे माइक्रो इनग्रेविंग थी। 10 मिनट मोहलत थे या मोक्ष। फॉरेंसिक ने पाया कि हर क्राइम सीन में
घड़ी पर मृतक की उंगलियों के स्पर्श चिन्ह थे, मानो कोई अदृश्य हाथ पहले उन्हें घड़ी थमाता हो और उसके बाद मारता हो। आरव ने तीनों पीड़ितों की कॉल रिकॉर्डिंग जोड़ी। सब एक ही नाम दोहरा रहे थे, सुहास कुकरेती, एक रियल एस्टेट टाइकून जिसने संगठित लूट से कई सारे अलग अलग काम किए थे। इसके बाद शहर में और हत्याएं होना शुरू होती हैं, पर इस बार सुहास कुकरेती के परिवार में। पहली हत्या होती है जगमोहन कुकरेती की, जो सुहास का चचेरा भाई होता है। उम्र 35 साल। स्थान होता है वाराणसी, रीवा घाट पर, शायद पेट्रोल टंकी के पास। यह कत्ल गंगा के किनारे ही होता है। जगमोहन को सुपाड़ी और त्रिशूल की डोर से बांधकर पानी में डुबोया गया था, ऊपर नीचे खींचते हुए 10-10 मिनट पर। शव को गहराई से जल से निकाला गया था। माथे पर सिंदूरी ओम उकेरा गया था, मगर खोपड़ी भीतर तक जल चुकी थी। फॉरेंसिक बोले गरम पेट्रोल वाष्प ने भस्म तिलक बनाया होगा। घड़ी लहराती रस्सी के सिरे पर लटकी मिली। कांच पर नमक के क्रिस्टल, मानो नदी ने स्वयं घड़ी को धोकर चढ़ाया हो। सुराग मिला घड़ी के डायल रिम में नील कण। उन्हीं से रंग बनता है जिनसे 1857 में क्रांतिकारी नीलहट्टी छाप कागज रंगा जाता था। कोई इतिहास से शायद फिर से संकेत भेज रहा था। हत्या नंबर 2, कीर्ति कुकरेती, सुहास की नंद, उम्र 26 साल। स्थान था जैसलमेर। पॉकेट वॉच वही 4:40 पर रुकी मिली और 4:50 पर मर्डर। रिजॉर्ट के सबसे ऊंचे टावर पर कीर्ति को ऊंट बेल्ट से लटकाकर उल्टा किया गया। नीचे सोने सी रेत, दूर दूर तक पैराट्रूपर फ्लेयर लाइट, पर कोई शरीर नहीं। पीड़िता की पीठ पर जलता लोहे का कांटा, उसके स्टैम्प से किसी ने नक्शा उकेरा था, F लाइन 1930। वही अंग्रेजों का पुराना फैक्ट्री बेल्ट जिसका विरोध शौर्य नारायण त्रिपाठी, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने किया था। घड़ी रेत में आधी धसी हुई थी। उसकी सुइयां रुकने के बाद भी खड़खड़ कर रही थी, जैसे कोई अनदेखा जंजीर हो वहां पर। सुराग में रेत के कणों के साथ मिला तांबा स्लैग, डीकार्बोनाइज्ड कॉपर, जो अब सिर्फ सीमित राजकीय स्मारकों की धातु मरम्मत में मिलता है। हत्यारा या फिर आत्मा हाल ही किसी संरक्षण कार्यस्थल पर गई थी। और हत्या नंबर 3, विवेक कुकरेती, सुहास का भतीजा, 19 साल। स्थान था बैंगलोर। विवेक को टेस्ला कॉइल के कांच चैम्बर में बंद करके हाई वोल्टेज आर्क चलाया गया था। बिजली के झटके ने मांस को धूल बना दिया था। केवल अस्थि पंजर और उससे रितते हुए धुएं से घिरी पॉकेट वॉच मिली। लैब की दीवार पर एक कार्बन ब्लैक से बना स्केच, उस पर लिखा था, इनोवेशन तब तक निष्पाप है जब तक लालच न छुए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी बरामद हुई। उस पर ब्लैकआउट था सिर्फ 10 मिनट के लिए, और बैकअप सर्वर के लॉग में अनजान एमएसी पते से घड़ी टाइप सिग्नल डिटेक्ट हुआ। सुराग में घड़ी के भीतर की स्प्रिंग रेट्रोफिटेड मिली। किसी ने उसमें राष्ट्रध्वज ब्लू एमएल मिलाकर कंडक्टिव कोटिंग चढ़ाई थी, जिससे चुंबकीय आर्क ज्यादा देर टिके। आधुनिक विज्ञान में पुरातन क्रांति का रंग घोल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो ये सारा काम कर रहा है।